ठीक है, तो ये जो आपने फाइल बनाई थी लंच वाली, इसमें जब मर्ज किया है ना तो ये ऊपर से मर्ज किया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट, कॉलम्स तो 1 ही रहेंगी लेकिन रोज हमने इसमें कर दिया 2। नंबर ऑफ रोज 2, स्प्लिट सेल, कॉलम 1। ये कह रहा है कि मस्ट बी डिविजिबल ऑफ 5। तो एक और तरीका है, यहाँ पे हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी एक रो बन गई है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इनको मर्ज करना है। तो सबको सेलेक्ट करके मर्ज सेल, तो ये सारी सेलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, मर्ज सेल हमने यहाँ पे कर दिया है और ये लेफ्ट में आ रहा है, इसको मैंने सेंटर में कर दिया। लंच की अलाइनमेंट चेंज करनी है तो हम डिज़ाइन में इसमें लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ से हमने चेंज करा तो इस टाइप में ये लिखा है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इस टाइप में लिखा आएगा, इसका अलाइनमेंट यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जी सर। क्लियर? सर बट ये तो वर्टिकल हो गया, बट वो जैसे वो लिखा था कि एक एक लेटर बिल्कुल वैसे सीधा लिखा था बट वर्टिकली वैसा। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक अलाइनमेंट, दूसरी अलाइनमेंट और तीसरी अलाइनमेंट, 3 अलाइनमेंट्स है। और अगर आपको वर्टिकली लिखना है तो वो तो आप एंटर करेंगे। अच्छा अच्छा, और कुछ डाउट है? ठीक है सर। फिर अब इसके बाद सर जैसे हमको वापस जो रोज है उसका हमको वो गैप छोटा करना है, वापस इस सेल्स को थोड़ा छोटा छोटा करना है, तो कैसे करेंगे? रो हाइट, यहाँ पे लिखा है ना हाइट, जिस पे भी रो पे क्लिक करेंगे या पूरी टेबल को सिलेक्ट करके रो को हाइट को कम कर सकते हैं। ये आपने मर्ज नहीं किया है, यहाँ पे जो लाइंस है ना ये अभी भी दिख रही हैं, हाँ जी ये मर्ज नहीं किया, ये कैसे स्प्लिट किया है? सर, मैंने तो इसमें वो करा था कि जो बॉर्डर्स होती है वो मैंने डिलीट कर दी हाँ, थी। बॉर्डर नहीं डिलीट करना है, इसको मर्ज करना है। ये मर्ज सेल है। ठीक है, ठीक ठीक है, तो ठीक है मर्ज सर। करेंगे तो इस टाइप में आ रहा है वो। तो हाँ, वो अब ठीक है दोबारा से है। ठीक है, ठीक। और कोई डाउट? नहीं सर, फिर दूसरा वाला भी आपने जो दिया था वो बना दिया था सर। ओके, ठीक है, तो एक न्यू फाइल लेते हैं, इंसर्ट में आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं। स्मार्ट आर्ट में कुछ डायग्राम्स बने होते हैं जिसको हम क्लिक करते हैं और वो क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स की कैटेगरी लिखी है। ऑल का मतलब यहाँ पे सारे डायग्राम्स दिखा रहा है। लिस्ट, कुछ लिस्टिंग टाइप में देना है, तो यहाँ पे ये लिस्टिंग टाइप्स है। प्रोसेस, नॉर्मली प्रोसेस में क्या होता है जिसमें कि हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ, जैसे हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो पहले हम इनपुट करते हैं, देन इट विल प्रोसेस द डेटा, देन इट विल शो द आउटपुट। तो इस तरह से अगर हमें शो करना है तो वो प्रोसेस डायग्राम में दिखा सकते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इसी तरह से साइकिल डायग्राम, जिस तरह से हमारे साइंस में होते हैं उस तरह से ये सारे हाँ डायग्राम्स हैं, ये सारे बने हुए हैं। हिरार्की, लेवल्स, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो कि एक लेवल को शो करता है कि टॉप लेवल में कौन है, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। रिलेशनशिप डायग्राम्स, अलग अलग टाइप्स के डायग्राम्स यहाँ पे क्रिएट सैम्पल्स दिखा रखे हैं। जो हमें चाहिए वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं हिरार्की सर, डायग्राम, और जो ये सॉरी सर, बट ये जो आर्ट वाले जो डिजाइन है ये क्या मतलब फिक्स्ड है या फिर आप इनको कम भी और ज्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब हाँ ये प्री डिफाइन है। से? हाँ प्री डिफाइन है, यही रहेंगे। तो हिरार्की चार्ट पे क्लिक करते हैं और इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमने क्लिक करा, ओके। ये हिरार्किकल डायग्राम बन गया है और यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशन लेना है। जैसे कोई भी है कंपनी तो उसमें सबसे ऊपर डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के नीचे मैंने मैनेजर लिख दिया। मैनेजर के नीचे जो भी टीम लीडर्स हैं या जो भी एम्प्लॉय है, EMP1, इस मैनेजर के नीचे कौन कौन है वो हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। मैनेजर के नीचे और भी सब पार्ट्स करने हैं तो यहाँ पे ऐड शेप्स का ऑप्शन होता है। जब भी हम स्मार्ट आर्ट बनाएंगे तो यहाँ पे टूल्स आ गए हैं इसके, डिज़ाइन टूल्स में ऐड शेप है। पहले मैनेजर पे रखना है कर्सर और ऐड शेप, तो ये इस तरह से आया है, लेकिन हमें करना है इसका बिलो। तो ये मैनेजर के नीचे बना है। यहाँ पे मान लो मैनेजर 2 है, तो यहाँ पे हमने लिखा मैनेजर 2। ये कोई दूसरा मैनेजर है, इसके नीचे मुझे सब पार्ट बनाना है तो शेप बिलो, तो इसका सब पार्ट बना है।
इस पे भी क्लिक करके दोबारा से शेप बिलो, तो ये इस मैनेजर के अंदर 2 लेवल्स हो गए, इसके अंदर 1 लेवल है, इस डायरेक्टर के अंदर 3 लेवल्स, 3 एम्प्लॉइज हो गए। तो इस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इनका शेप बदलना है, जैसे मैनेजर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये शेप्स लिखे हुए हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो कलर है, यहाँ पे ये कलर डिज़ाइन यहाँ से हम बदल सकते हैं। ये है उसका डिज़ाइन पैटर्न। डिज़ाइन यहाँ से अगर हमें दूसरा लेना है तो यहाँ से हम अलग अलग डिज़ाइन भी ले सकते हैं, इस तरह का। कलर्स हैं, यहाँ पे भी कलरफुल डायग्राम बनाना है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। तो इस तरह से ये कुछ भी हम डायग्राम बना सकते हैं। डायरेक्टर के अंडर मैनेजर हो गया, ये मैनेजर 2, ये एम्प्लॉयज़ भी हैं इसके अंदर, मैनेजर के अंदर ये एक एम्प्लॉय है, इस मैनेजर के अंदर ये 2 एम्प्लॉय। तो इस तरह से हम ये स्मार्ट आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। डिज़ाइन में यहाँ पे किसी को प्रमोट करना है, जैसे ये अगर हमें मैनेजर 2 के अंदर बनाना है तो यहाँ से डिमोट करेंगे तो वो 2 के अंदर चला गया है। अगर इसको 1 के अंदर करना है तो यहाँ से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप या इसको ड्रैग एंड ड्रॉप तो नहीं, यहाँ से ही हमें क्रिएट करना होगा। इसको ऐड करेंगे शेप बिलो, इसके अंदर ही आएगा, यहाँ से हमें हटा के और यहाँ पे हमें एम्प्लॉय 1 लिखना होगा, EMP1। तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं कि वो किसके अंडर में है, कौन सा एम्प्लॉय। तो मतलब सर ये डिजाइन जो बन रही है इनमें बेसिकली ये बन के तो फ्री आएगा, बट हम इसमें अपने हिसाब से इनको उधर उधर कर सकते हैं ऊपर नीचे। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट ये सारे डायग्राम्स हैं, ये आप एक बार ट्राई करके देखना, डिफरेंट। एक और मैं करके दिखा देता हूँ प्रोसेस, जैसे वही कंप्यूटर वाला हमने लिखा था प्रोसेस डायग्राम में। यहाँ पे जैसे हम इनपुट लिखेंगे, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट। इसमें भी वही सारे ऑप्शंस आ गए, डिज़ाइंस के अंदर कलर्स, अलग अलग डायग्राम्स के लेआउट, फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे फिर से वही कलर्स हैं, यहाँ पे फिल कलर हम चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्लिक करा फॉर्मेट, यहाँ से फिल कलर, इसके अंदर अगर हमें डिफरेंट कलर का फिल करना है तो इस तरह से हम पर्टिकुलर भी कलर ले सकते हैं। डिज़ाइन में प्री डिफाइन कलर्स थे, यहाँ से हम कोई अलग फिल कर सकते हैं कलर, और अगर हमें इंडिविजुअल करना है तो शेप फिल। आउटलाइन, यहाँ पे कलर विड्थ आएगी, यहाँ पे आउटलाइन यानी कि इसकी आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह से हम डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं, ये सब इसके डिज़ाइन के ही ऑप्शंस हैं स्मार्ट आर्ट के। तो ये आप ट्राई करके देखना। इंसर्ट के अंदर चार्ट, जिस तरह से हमने टेबल बनाई थी, टेबल के बाद हम उस डेटा का चार्ट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया नेम और यहाँ पे कुछ मार्क्स लिखते हैं, हिंदी इंग्लिश, और यहाँ पे कुछ नाम AB, और यहाँ पे हमने कुछ डेटा लिखा इसका, और इस पे मुझे चार्ट बनाना है। तो चार्ट बनाने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट चार्ट, और यहाँ पे अलग अलग चार्ट्स के टाइप हैं। यहाँ पे कॉलम चार्ट, ये लाइन चार्ट, इस तरह से लाइंस आएंगी, पाई चार्ट, अलग अलग चार्ट्स हैं। जो भी हमें रिक्वायरमेंट हमारी सेटिस्फाई कर रहा है वो हम चार्ट सेलेक्ट करेंगे। तो मैं अभी सिंपल सा कॉलम चार्ट ले रहा हूँ और ओके कर देंगे। ओके करते ही यहाँ पे हमने डेटा सेलेक्ट नहीं किया था वहाँ पे, तो इसने डेटा की विंडो अलग से ओपन करी है। ये हमारी डेटा की विंडो है, यानी कि वो जो डेटा है हमारा वो हमें यहाँ से हमने सेलेक्ट करना होगा और इसी के अंदर हमें फिल करना है वो डेटा। तो मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया है, जो पुराना डेटा था वो मैंने डिलीट कर दिया है। यहाँ से ये पूरा कॉलम ही डिलीट कर दिया है मैंने, शिफ्ट और डेल। यहाँ से ये कॉलम यहाँ पर दिखा रहा है इंग्लिश, हिंदी और कॉलम 1, एक कॉलम ये एक्स्ट्रा ले रहा है। तो यहाँ से हम जाएंगे डिज़ाइन, फिर से जो भी हम चार्ट बनाएंगे उसके चार्ट के टूल्स आ गए हैं। अब इसके अंदर लिखा हुआ है ऐड एलिमेंट्स, यानी कि ये एक्सेस के लिए है। ये जो एक्सेस है ये मार्क्स हैं 0 to 90।
तो अगर हमें एक्सेस को डिफरेंट करना है, प्राइमरी, हॉरिजॉन्टली, टाइटल्स, ये टाइटल्स के हैं यहाँ पे कि एक्सेस टाइटल यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा है, यहाँ पे कुछ और लिखना है हमने, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है, मार्क्स है। ये मार्क्स आ गए। यहाँ पे चार्ट के टाइटल, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। लेआउट्स, चार्ट्स के अलग अलग लेआउट्स हैं। कलर्स, चार्ट का डिफरेंट कलर। ये प्री डिफाइंड चार्ट्स हैं, कोई डार्क चार्ट लेआउट, ये सारे चार्ट्स के लेआउट हैं। और यहाँ पे आ गया सेलेक्ट डेटा, तो वो जो हम डेटा सेलेक्ट कर रहे थे वो यहाँ से अब हम दोबारा से करेंगे। इस बार जो हमने सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे जो कॉलम 1 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा था वो हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। यहाँ से ये विंडो हटाते हैं। ये वाला चार्ट था और चार्ट में हमने किया था सेलेक्ट डेटा। सेलेक्ट डेटा में यहाँ से कॉलम 1 और इसको कर देंगे रिमूव। तो ये कॉलम 1 हट चुका है। जो भी एक्स्ट्रा जो डेटा है वो यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं इसको। एक बार थोड़ा वापस समझा दीजिए ये वाला। हाँ, देखते हैं। सेलेक्ट डेटा, और सेलेक्ट डेटा में यहाँ पर हमने कॉलम को रिमूव करा है। इसको ऑफ करो, ओके करो, तो ये हमारा डेटा आ चुका है। ठीक है, फिर से देखो, अगर यहाँ से हटाते हैं इसको, एक न्यू विंडो लेते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट चार्ट, ये चार्ट्स के टाइप्स, कॉलम चार्ट, ओके। तो ये चार्ट हमारा बन गया है और यहाँ पे अब हम डेटा लिखेंगे, तो जो डेटा यहाँ पे लिखेंगे वो नीचे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये 10 का डेटा आ रहा है, क्लियर है? जी सर। हाँ, तो इस तरह से हमने ये चार्ट बनाया है। डिजाइन से ये जो एक्सेल खुल रहा था वो क्या ऑटोमेटिक खुलता है? क्या चीज? एक्सेल जो खुल रहा था सर, हाँ, वो क्या वो है? ऑटोमेटिक वो क्रिएट करोगे तब पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है सर। तो यहाँ पे ये सारे चार्ट के डायग्राम्स, फिर फॉर्मेट में फिर से वो लेआउट कलरफुल के लिए ही लेआउट्स हैं इसमें। ठीक है, चार्ट के बाद स्क्रीनशॉट। अगर मुझे स्क्रीन का कोई भी प्रिंट स्क्रीन करना है और यहाँ पे शो करना है कि मेरी स्क्रीन है, जैसे डेस्कटॉप की स्क्रीन है, डेस्कटॉप की स्क्रीन मुझे यहाँ पे वर्ड में पेस्ट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग। स्क्रीन क्लिपिंग में यहाँ पे ये डेस्कटॉप का ही व्यू खुल गया है। अब मुझे जितना भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा या ज़्यादा भी, तो वो हमारा इस स्क्रीन पे आ जाएगा। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएगा। इंसर्ट में अगला टॉपिक है एड-इन्स का। एड-इन्स यूज होता है थर्ड पार्टी टूल्स के लिए, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के लिए, जैसे कि विकिपीडिया की वेबसाइट है, अगर हमें यहाँ पे लगाना है। एड-इन्स में जाएंगे, यहाँ पे ये स्टोर लिखा हुआ है, स्टोर पे क्लिक करा तो यहाँ पे ये जितने भी थर्ड पार्टी टूल्स हैं कि हम किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, तो एजुकेशन की कुछ ये थर्ड पार्टी टूल्स यानी कि वेबसाइट्स कुछ दिखाएगा और उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ऑनलाइन वीडियो यानी कि यूट्यूब, वीडियो का जो प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब ही है, और अगर हमें यूट्यूब की वीडियो यहाँ पे लगानी है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। यूट्यूब सर्च पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो वो विंडो जो वीडियो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो ये तुम ट्राई करके देखना। हाइपरलिंक का हम यूज कर रहे हैं। हाइपरलिंक का मतलब होता है लिंक करना एक फाइल को दूसरी फाइल से। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फाइल 1 और इस फाइल को मैं कर देता हूँ सेव। डेस्कटॉप पे ही मैंने सेव किया है, फाइल 1 के नाम से डेस्कटॉप पे ये सेव हो गई है। फाइल सेव हुई, मैंने इसे क्लोज करा, एक और न्यू फाइल, कंट्रोल एन शॉर्टकट है फाइल का, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ अब फाइल 1 ही लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ ये मेरी जो फाइल है ये फाइल 2 है, इसको भी मैंने सेव किया है डेस्कटॉप पे, फाइल 2, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फाइल 1। मतलब मैं फाइल 2 को लिंक करना चाहता हूँ फाइल 1 से, कि जैसे ही मैं इस वर्ड पे क्लिक करूँ तो वो फाइल 1 वाली खुल जाए। तो इसको सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाएंगे, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में ये डायलॉग बॉक्स खुला है, इस डायलॉग बॉक्स में वो सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। तो लुक इन के अंदर हमें डेस्कटॉप लेना है क्योंकि हमारी फाइल डेस्कटॉप पे ही है,
अगर डिफरेंट फोल्डर में है तो वो हम डिफरेंट फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं F प्रेस कर देता हूँ, ये सीधा हमें फाइल पे लेके जाएगा, फाइल 1। इसको मैंने सेलेक्ट करके ओके कर दिया। जब भी हम हाइपरलिंक बनाते हैं तो उसका कलर थोड़ा डिफरेंट आता है। कर्सर को रखेंगे तो एक मैसेज शो करता है कि कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना है। मैंने कंट्रोल प्रेस करा और क्लिक करा, तो वो फाइल 1 हमारी ओपन हो गई है। तो इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं एक फाइल को दूसरी फाइल से। और सर ये 2 पे या फिर मल्टीपल कितने भी कर सकते हैं? एक वर्ड एक फाइल। अच्छा। एक ऐसा नहीं कर सकते कि इसी वर्ड पे क्लिक करें तो 2-3 फाइल खुल जाए। एक वर्ड पे नहीं क्लिक नहीं, करेंगे। मतलब एक डॉक्यूमेंट को हम मल्टीपल फाइल से कर सकते हैं ना, जैसे फाइल हाँ 1 लिखा है तो फाइल 2 3 4 हाँ 5। हाँ हाँ। तो यहाँ पे फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, इस पे क्लिक करेंगे तो फाइल 1, इस पे क्लिक करेंगे तो फाइल 2 को कनेक्ट कर लो, फाइल 3 को कनेक्ट कर लो। अगला ऑप्शन बुकमार्क। बुकमार्क मतलब जैसे कोई हमारी बुक होती है, उसमें से हम कुछ चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, तो जितना हमने पढ़ लिया वहाँ पे हम एक कोई मार्क लगा देते हैं कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया, इसके आगे हम आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर मेरा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ रैंडम टेक्स्ट लिख लेता हूँ। रैंडम और 100 लिख लिया मैंने, 100 मीन्स पैराग्राफ। तो ये 100 पैराग्राफ्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं और यहाँ पे दिखा रहा है पेज 8 ऑफ 9, यानी कि इसके अंदर 9 पेजेस हैं। 9th वाला तो खैर एम्प्टी ही है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। टोटल अब 8 पेजेस दिखा रहा है, 8 पेजेस टोटल हैं और हम जो काम कर रहे हैं वो 8th पे ही काम कर रहे हैं। तो ये फाइल बहुत बड़ी बन चुकी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पेज पे गया हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया, कुछ हेडिंग लिख दी, वीडियो ही लिख देता हूँ मैं, वीडियो। और ये जो टेक्स्ट है इसके बारे में मैंने कुछ लिख रखा है। ये मैं आ रहा हूँ, सेकंड पेज है ये मेरा, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, यहाँ पे भी पेज नंबर दिखाता है, थर्ड पेज है। थर्ड पेज पे यहाँ पे एक वीडियो लिखा हुआ है। थर्ड पेज के इस पोर्शन पे मुझे सेलेक्ट करना है इसको, कि जब मैं उस वर्ड पे क्लिक करूँ तो ये हमें थर्ड पेज पे लेके जाए। तो उसके लिए सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट बुकमार्क। बुकमार्क का नाम देना है, एक मिनट, मुझे थर्ड पेज पे पहले जाना था। किसको मुझे सिलेक्ट करना है, इसको करना है, ऑप्शन को। तो इस पैराग्राफ को या इस थोड़े से टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट बुकमार्क, बुकमार्क का नाम देंगे, यहाँ पे मैंने वीडियो ही लिख दिया और इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसमें वो वाला ऑप्शन नहीं है कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर हमें वीडियो को सर्च करना है कि वो हमने जो बुकमार्क लगाया था वो कहाँ है, अभी हम फर्स्ट पेज पे हैं लेकिन हमारा जो बुकमार्क था वो थर्ड पेज पे था। तो वहाँ पे जाने के लिए कि कहाँ पर है हमारा वो वाला बुकमार्क, बुकमार्क पे जाएंगे और यहाँ पे वो सारे लिस्ट दिखाएगा जो भी हमने बुकमार्क के अंदर ऐड किए हुए हैं। उस नाम पे क्लिक करेंगे और गो टू करेंगे तो ये उस वर्ड पे लेके जाएगा हमें कि हमने वो कहाँ पर सिलेक्ट किया। ये सीधा थर्ड पेज पे लेके आ गया और इस वाले पोर्शन पे लेके आया है। जहाँ पे भी हम जाएंगे वहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेगा कि ये बुकमार्क है। क्लियर हो गया? ठीक है सर। हाँ सर। क्रॉस रेफरेंस का मतलब भी लिंकिंग के लिए ही होता है। ये रेफर टू द स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट, यानी कि ये कह रहा है कि आपके स्पेसिफिक पोर्शन पे ही रेफर करेगा, जैसे कि बुक मार्क भी कर रहा था। और नॉर्मली ये जो चलता है ये हेडिंग्स, फिगर्स या टेबल्स पे चलता है। तो मुझे एक हेडिंग बनानी होगी। यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा है, इसको हेडिंग बनाने के लिए हमने होम में पढ़ा था स्टाइल्स और यहाँ पे हमने हेडिंग 1 कर दिया। और इसके लिए अब मैं जाता हूँ इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस और यहाँ पर मुझे लिखना होगा हेडिंग्स। तो यहाँ पे वो हेडिंग शो करेगा क्योंकि ये मेरी हेडिंग थी। कहाँ किसको रेफर करना है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐसे नहीं, इसमें ऐसा करते हैं कि वो जो और 2-3 हेडिंग्स बनाते हैं, ये हमारी हेडिंग 1 थी। एक और दूसरा पेज है, दूसरे पेज भी मैं यहाँ पे एक और हेडिंग बना लेता हूँ, थीम्स। सेलेक्ट करा, इसको ज़रूरी नहीं हेडिंग 1 ही बनाना है, हेडिंग 2 भी क्रिएट कर सकते हैं। मेन होता है कि वो हेडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे एक और हेडिंग बना लेते हैं, रीडिंग, और इसको मैं हेडिंग 1 ही कर देता हूँ। तो मेरे पेज में मल्टीपल्स हेडिंग्स हो सकती हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट में आ रहा हूँ और लास्ट में मुझे वो सारी हेडिंग्स यहाँ पे लिखनी है। इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस, हेडिंग पे क्लिक करा और यहाँ पे वो सारी हेडिंग्स दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने इंसर्ट करा वीडियो को, इसके नीचे दूसरी हेडिंग, इसके नीचे तीसरी हेडिंग, ओके किया।
तो यहाँ पर वो तीनों हेडिंग शो आ गई हैं यहाँ पे। अब मुझे इस पे जंप करना है कि ये हेडिंग कहाँ है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कंट्रोल के साथ क्लिक करो, कंट्रोल में प्रेस कर रहा हूँ और क्लिक करूँगा तो ये सीधा उस हेडिंग पे लेके आ गया है। सबसे नीचे हमने वो बना रखा था, फिर से नीचे आते हैं, थीम्स कहाँ लिखा हुआ है, कंट्रोल क्लिक, तो ये थीम्स वाले पे लेके आएगा। तो ये भी एक बुक मार्क की तरह ही हुआ, क्रॉस रेफरेंस, लेकिन ये नॉर्मली हेडिंग्स को यूज करता है, हेडिंग्स के बेसिस पे चलेगा ये। क्लियर है? सर मतलब कि जैसे वो हमने कुछ हेडिंग दी थी, कोई चैप्टर नेम्स या कुछ ऐसी दे दी और फिर हमने वो लिंक दे दी उसकी, ये है तो हम क्लिक करके बता देंगे वो चैप्टर कहाँ पर था, कौन सी बिल्कुल, उसका रेफरेंस दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक क्योंकि वो बीच बीच में हो सकता है। एक तरह से कह सकते हो इंडेक्स का काम कर रहा है ये। हाँ वही। लेकिन इंडेक्स के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, कि जैसे बुक्स के शुरू में या और बुक के लास्ट में इंडेक्स होता है, तो वो भी हम क्रिएट करेंगे, वो अलग ऑप्शन है, ये उसके जैसा ही है, मिलता जुलता है। किसी भी वर्ड के बारे में कुछ लिखना है, जैसे मुझे हेल्प के बारे में कोई वर्ड मीनिंग देखना है कि हेल्प का और कोई मीनिंग क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम जाएंगे रिव्यू में और यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रेशियर्स। थ्रेशियर्स मीन्स वर्ड मीनिंग। इस पर क्लिक करा, जब हम कर्सर यहाँ पे रखते हैं तो इसका शॉर्टकट भी दिखा रहा है, शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट के साथ F7 दबाएंगे तो ये थ्रेशियर का पैनल खुल के आता है और यहाँ पे दिखा रहा है हेल्प का मतलब असिस्टेंस हो गया, बेनिफिट, सपोर्ट्स, सर्विसेज, ये सारे इसके ऑप्शंस दिखा रहा है। अब मुझे क्या करना है कि इसका मीनिंग लिखना है, तो यहाँ पे मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट करा, इंसर्ट में कमेंट, कमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो दिखा रहा है कि इस वर्ड के ऊपर आप क्या कमेंट लिखना चाहते हो, कोई वर्ड मीनिंग लिखना चाहते हो या उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हो, कुछ भी ऐसा एक सेंटेंस लिख सकते हैं, दिस इज सपोर्ट, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर ये वर्ड कमेंट दिखाता है, क्लोज करेंगे तो वो क्लोज नहीं होगा, हाइड होगा, यहाँ पे शो होगा है कमेंट, फिर से क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट कर देगा कि इस वर्ड के लिए हमने ये कमेंट लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम अपने पेज में कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? सर एक बार बस ये कमेंट वाला कहाँ से था, हमने ऐड करा था, तो इंसर्ट में ही है कमेंट। अच्छा ठीक है ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हेडर फुटर। हेडर फुटर नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कोई बुक हम लिख रहे हैं तो हर बुक के ऊपर अगर आप देखोगे तो चैप्टर का नंबर, चैप्टर का नाम या फिर बुक का नाम होता है, बुक का टाइटल। तो अगर हमें इस तरह से कुछ लिखना है कि हर बुक के ऊपर कुछ चैप्टर का नाम आ जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हेडर। हेडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है ब्लैंक कॉलम 3, मतलब 3 सेक्शंस बने हुए हैं। अगर आप जो हेडर में लिखना चाहते हो वो लेफ्ट साइड, सेंटर या राइट साइड में लिखना चाहते हो, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये तीनों ऑप्शंस दिखा रहा है। मैं राइट में लिख देता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया बुक टाइटल, कुछ भी ऐसा कुछ लिख सकते हैं, बुक टाइटल MS वर्ड। जो भी आप हर पेज पे रिपीट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो लिखो, वरना इसको डिलीट कर दो, इसको हटा देते हैं। और यहाँ से हमें क्लोज करना है। जब हम हेडर को लिखते हैं तो हेडर का पोर्शन थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है और जो टेक्स्ट का, पेज का जो टेक्स्ट था वो थोड़ा फेड हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ये बताने के लिए कि अभी जो हम काम कर रहे हैं वो हेडर सेक्शन पे कर रहे हैं, पेज पे नहीं कर रहे। दोनों सेक्शंस पे एक साथ काम नहीं कर सकते, या तो हम पेज पे करेंगे या हेडर पे काम करेंगे। अगर हम पेज पे करना चाहते हैं, हेडर का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से हम क्लोज पे क्लिक करेंगे। क्लोज पे क्लिक करते ही अभी हम थर्ड पेज पे हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है बुक टाइटल MS वर्ड, और अगर मैं नीचे जाके देखूंगा तो फोर्थ पेज पे, अब हम यहाँ पे फोर्थ पेज पे आ रहे हैं, उस पे भी लिखा गया बुक टाइटल MS वर्ड। फिर से नीचे जाएंगे तो बुक टाइटल, हर पेज पे रिपीट होगा हेडर, हेडर हर पेज के ऊपर आता है और फुटर हर पेज के नीचे। इंसर्ट में ही नेक्स्ट ऑप्शन है फुटर। फुटर में ऐसा करते हैं हम, कुछ और लिखते हैं कि क्रिएटेड बाय ऐसा कुछ लिखना है, तो फिर से यहाँ पे 3 कॉलम्स आ गए। यहाँ पे इस बार मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड में लिख और सर देता ये हूँ। एक पेज का करते तो सबका आ जाता है ना? बिल्कुल सही, ये हेडर फुटर का मतलब है कि हर पेज पे वो रिपीट होगा। ठीक है। क्रिएटेड बाय मैंने अपना नाम लिख दिया, तुम इसको अपना नाम से करके देखना। तो जैसे ही मैंने देखा कि हर पेज पे यहाँ पे लिखा आ जाएगा क्रिएटेड बाय,
इस बार मैंने ये टाइप हेयर को डिलीट नहीं किया था, तो ये लिखा आ रहा है। तो इसको हमें डबल क्लिक करेंगे तो भी ये सेक्शन एडिट वाला आ जाता है। यहाँ से एडिट करके और इस सेक्शन को रिमूव कर दो, या इसको भी अगर कुछ चेंजेस करने हैं यहाँ पे तो चेंजेस कर सकते हैं। क्लोज कर देंगे तो ये सेक्शन हमारा हेडर और फुटर हर पेज पे रिपीट होगा। इंसर्ट के अंदर अगला ऑप्शन है पेज नंबरिंग। पेज नंबरिंग भी नॉर्मली पेज के नीचे हर पेज पे रिपीट होता है। तो अगर मुझे वही करना है तो यहाँ पे दिखा रहा है, ऑप्शन हमसे पूछ भी रहा है कि आपको टॉप ऑफ द पेज पे पेज नंबर लगाना है या बॉटम ऑफ द पेज। बॉटम ऑफ द पेज पे सेंटर में लगा लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, क्लोज करा लिखने के बाद, तो ये 4th पेज है, अपने आप नंबरिंग 4 आ गई है। 5 पेज पे जाके देखेंगे तो 5 आ जाएगी। तो ये फायदा है नंबरिंग का कि ये ऑटोमेटिक नंबरिंग करता है पेज की, जो भी 5th पेज है वो आएगा। लास्ट क्लास में हमने एक और ऑप्शन देखा था, ये 4th पेज के बिल्कुल एंड में है अभी हम। इंसर्ट के अंदर ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज से ब्लैंक पेज आएगा कहाँ पर, जहाँ पे मेरा कर्सर है उसके बाद। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो 5th पेज हमारा क्या हो गया, ब्लैंक हो गया है। ये 5th पेज ब्लैंक, और जो हमारा 5 था पहले नंबरिंग, वो अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो चुकी है 6, यानी कि जितने भी पेजेस हैं, अपडेट हो जाएगी। हाँ, बीच में हम इंसर्ट करेंगे तो पेज नंबरिंग ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। तो यही फायदा है पेज नंबरिंग यहाँ से लगाने का। मैनुअली लिखेंगे तो वो अपडेट नहीं होगी, यहाँ से लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होगी। क्लियर है? जी सर। ओके। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मतलब जो भी हम कुछ लिख रहे हैं उसके बाउंड्री के अंदर लिखना है, एक बॉक्स की शेप में बना के फिर लिखना है। तो यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बने बनाए हैं, प्री डिफाइंड बॉक्सेस हैं, जिस पे भी क्लिक करेंगे एक बॉक्स आएगा और उसके अंदर एक यहाँ पे डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसको डिलीट करके हम अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। हमने शेप से भी ये बनाया था, तो शेप से भी बना सकते हो, यहाँ पे भी ऑप्शन है, वही चीज़ रिपीट हो रखी है यहाँ पे। क्विक पार्ट का मतलब है कि जो बड़ा टेक्स्ट है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ प्री डिफाइन भी है। इंडियन इंडिपेंडेंस डे इज 15 अगस्त 1983। मतलब ये कुछ लिखा हुआ होगा पहले से ही, तो ज़रूरी नहीं है कि ये, मतलब जो लिखोगे वही आएगा। यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ होगा ये, तो वैसा ही आ गया। मतलब ये है कि आप एक टेक्स्ट आपका बार बार रिपीट हो रहा है तो उस चीज को आप यहाँ क्विक पार्ट के अंदर लिख सकते हो। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। जी सर। लिख के देखते हैं कुछ। यहाँ पे मैंने लिखा MS वर्ड इज यूज फॉर टाइपिंग लेटर, बायोडेटा, नोटिस, एक्सेट्रा। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिखी यहाँ पे। अब मैं ये वाली लाइन बार बार रिपीट करता हूँ, बार बार लिखनी होती है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके क्या करूँगा, क्विक पार्ट के अंदर ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे नेम पूछ रहा है, डिफॉल्ट ही रखते हैं सेटिंग्स, और ओके। अब मैं अगर ये चीज़ दोबारा लिखूंगा, MS वर्ड, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, चलो तो यहाँ ही से लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये वाला ऑटो टेक्स्ट में लिखा आ रहा है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये ऑटो टेक्स्ट कंप्लीट हो जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा तो वो हमें हिंट देते हैं यहाँ पे, लेकिन हिंट नहीं दे रहा वो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से तो हम इंसर्ट कर ही सकते हैं। ऑटो टेक्स्ट में भी जाएंगे तो यहाँ पे वो ऑप्शन दिखाएगा हमारा सेव सिलेक्शन का, या यहाँ पे दिखाएगा। तो वो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो वर्ड पूरा लिखा आ जाएगा। ये वर्ड छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी, मल्टीपल लाइंस का भी हो सकता है। बेनिफिट इसका यही है कि हमें वो पूरा सेंटेंस नहीं लिखना पड़ेगा, यहीं से हम ले सकते हैं। मतलब सर बीच में कहीं भी पैराग्राफ कुछ लिख रहे हैं, बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो वहीं पे हम लोग एक तरीके से सेव कर लिया वो सेंटेंस, बार बार बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं पे भी हम उसको पेस्ट की तरह कर सकते हैं। वर्ड आर्ट एक टेक्स्ट के लिए होता है,
कि जो हमने टेक्स्ट लिखना है लेकिन थोड़ा सा स्टाइलिश वे में लिखना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़े से डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं ये टेक्स्ट के, जिस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा टेक्स्ट लिखा आ जाएगा और इसके ऊपर कोई अपना वर्ड लिखो, MS वर्ड, तो थोड़ा सा स्टाइलिश वे में आएगा। इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है तो होम में जाके यहाँ से हम फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे या कम कर सकते हैं। इसको प्लेस करना है कहीं पे भी प्लेस करो। टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है ये फॉर्मेट में हमने पढ़ा ही था टेक्स्ट रैप, तो अगर इसको टाइट करेंगे तो लेफ्ट राइट आएगा टेक्स्ट, ऊपर नहीं आएगा। या बिहाइंड या इन फ्रंट भी कर सकते हैं या साइड में भी कर सकते हैं। इंसर्ट के बाद ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप नॉर्मली यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये एक लेटर है और फर्स्ट वर्ड 2-3 लाइनों तक बड़ा हो रखा है। नॉर्मली न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन्स में इस तरह का लेआउट होता है। ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉप, तो जैसे ही इस पे क्लिक किया तो फर्स्ट लेटर अपने आप ही 3 लाइनों के लिए साइज हो गया, वो 3 लाइनों जितना हो गया ये बड़ा। क्लियर है? जी सर। सिग्नेचर लाइन नॉर्मली ये सिग्नेचर्स के लिए होती है, जैसे कि हम कुछ लेटर लिख रहे हैं फिर नीचे हम अपना नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे भी वही है सिग्नेचर लाइन की हम यहाँ पे एक तरह से अपना नाम लिखेंगे और फिर उसको इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर एक पेन ड्राइव की तरह होते हैं जो कि USB डिवाइस होता है, वो हम अटैच करते हैं तो यूज़ करते हैं। नॉर्मली लीगल्स जो होते हैं लॉयर वगैरह या CA वगैरह वो ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं ऑप्शन, नॉर्मल पर्सन्स ज़्यादातर ये यूज़ नहीं करते, तो इसको हम इग्नोर ही कर रहे हैं इस पार्ट को, सिग्नेचर लाइन को। डेट एंड टाइम भी ऑप्शन सिंपल सा ही है। अगर हमें डेट लिखनी है तो आप मैनुअली भी लिख सकते हो या फिर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट एंड टाइम के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। क्लिक करेंगे किसी पे भी और यहाँ पे क्लिक किया तो वो डेट हमारी कंप्लीट लिखी आ जाएगी। ये हम खुद से भी लिख सकते हैं या फिर सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट का सर ये डेट टाइम ये सब हम लोग हेडर फुटर के लिए भी लिख सकते हैं ना? हाँ, हेडर में भी लिख सकते हो तो हर पेज पे आ जाएगा, वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब है फाइल ही है, डिफरेंट फॉर्मेट की फाइल, किसी भी फॉर्मेट की फाइल हम अपने वर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी फाइल किस फॉर्मेट की है, वर्ड की, एक्सेल की है, पावर पॉइंट की है, तो दूसरे फॉर्मेट की फाइल हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, एक्सेल की फाइल इंसर्ट करके देखते हैं। तो एक्सेल पे मैंने क्लिक किया, ओके किया, यहाँ पे पूरा ही एक्सेल ओपन हो गया है और मैं यहाँ पे एक्सेल में क्या करता हूँ, एक डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ सिंपल। मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा 1 2 3, यहाँ पे भी कुछ नंबर्स लिख दिए मैंने और बाहर पे क्लिक करेंगे तो फिर ये हमारी एक्सेल की फाइल यहाँ पे इंसर्ट हो गई। इसको एडिट करना है तो डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा से एक्सेल में ओपन हो गई है। यहाँ पे कुछ और लिखो और फिर बाहर क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा, नॉर्मल ओपन हो जाएगा और वो फाइल हमारी वर्ड के अंदर ही आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट का मतलब है कि दूसरे फॉर्मेट की फाइल को हम अपने वर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? जी सर। नेक्स्ट ऑप्शन है इक्वेशन के लिए। अगर हमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखनी है, जैसे कि ये एरिया ऑफ सर्कल लिखा हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम्स, ये मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, जैसे ये सिग्मा का सिंबल है, ये कीबोर्ड में नहीं होता, तो वो इक्वेशन लिखना, मैथ्स की इक्वेशंस लिखना काफ़ी डिफिकल्ट हो, ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ सर आ रही है सर, आपका बीच में से कुछ कट हो गया था। अच्छा, तो यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशंस अगर हमें लिखनी है तो उसके लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। एक मिनट रुको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखनी है तो इस पे हम क्लिक करेंगे मैथ की इक्वेशंस पे। ये इक्वेशंस की टूल बार आ गई है, यहाँ पे कुछ प्री डिफाइन इक्वेशंस हैं, जिस पे भी क्लिक करेंगे वो इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो यहाँ पे x की वैल्यू लिखो
यहाँ पे ए पे क्लिक करेंगे और ए की वैल्यू कुछ लिखेंगे। तो जो भी वैल्यूज़ हैं आप यहाँ पे रिप्लेस करके अपनी वैल्यूज़ लिख सकते हैं और ये पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये ऐसा कुछ लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कीबोर्ड में ऑप्शन इस सिंबल नहीं होते, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दे रखा है कि आप यहीं से इंसर्ट कर सकते हो इक्वेशंस को। सिंबल्स भी वही सिंबल्स हैं जो हमारे कीबोर्ड में नहीं है, लेकिन यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे लेस देन इक्वल टू का सिंबल नहीं होता, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं होता, ये सारे सिंबल्स हैं। मोर सिंबल्स में जाएंगे तो काफ़ी सारे और सिंबल्स मिल जाएंगे हमें, जिस पे भी क्लिक करेंगे इंसर्ट करेंगे वही सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। ये जो सिंबल है ये करेक्ट टेक्स्ट ही होता है। जिस तरह से हम नॉर्मल टेक्स्ट का साइज बढ़ाते हैं, इसका भी साइज इंक्रीज हम उसी तरह से करेंगे। इसका कलर चेंज करना है, सब कुछ नॉर्मल टेक्स्ट की तरह इसका भी हम सेम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये वाला भी सर वो सिंबल से ही है ना? सिंबल से, इंसर्ट सिंबल। अब आते हैं हम डिजाइन के अंदर। डिजाइन टैब, सिंबल में क्या सिंबल में क्या हमारे पास जो ऑलरेडी इसमें प्रोवाइडेड है वही हम यूज कर सकते हैं, हम कुछ नेट से भी कुछ ला के डाल सकते हैं? क्रिएट नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते, जो बने हुए हैं वही। अच्छा ठीक है सर। डिजाइन का मतलब है डिजाइन के लिए, मतलब अगर हमने यहाँ पे प्री डिफाइंड डिजाइन्स बने हुए हैं, इसमें सब कुछ नॉर्मली ज़्यादातर वर्ड में प्री डिफाइन ही है, हम अपने से नहीं कर सकते क्रिएट। मतलब ऐसा नहीं है जैसे कलर्स हैं इसके अंदर, जो कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं वही आएंगे, वही हमें सेलेक्ट करना है। तो डिज़ाइंस में ये डिज़ाइंस क्रिएटेड है, यहाँ पे जिस डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। डिज़ाइन किस चीज़ के हैं? हेडिंग्स के लिए। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो हेडिंग है, टेक्स्ट है, वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट लेआउट आएगा, अलग अलग ऑप्शंस का, अलग अलग जो डॉक्यूमेंट है उसका स्टाइलिंग बदल जाएगी, थोड़ा सा फॉन्ट का साइज आएगा, जो भी हमने हेडिंग 1 बना रखी है उसका अलग कलर आ जाएगा। ये हमारी हेडिंग 1 ही थी, यहाँ पे हेडिंग 1 है, इसमें ब्लैक कलर का दिखा रखा है। अगर हमें ब्लू कलर का देखना है तो ये ब्लू कलर की हेडिंग आ गई है, इस तरह की हेडिंग आ जाएगी। तो ये सब कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं, जिस पे क्लिक करेंगे इसमें इस तरह की स्टाइल है, वो अप्लाई हो जाएगी हमारे पूरे पेज पे। एक एक करके हमें स्टाइलिंग को बदलना नहीं होगा, यहाँ से स्टाइल पे क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। कलर थीम भी यहाँ से ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, जिस पे भी क्लिक करेंगे रेड थीम का लेते हैं तो रेड थीम ये आ चुकी है। हेडिंग जो है हमारी वो थोड़ी रेड के बेसिस पे आ चुकी है, तो ये यहाँ पे अलग अलग कलर्स के थीम्स हैं। फॉन्ट अगर हमें सेलेक्ट करना है तो ये फॉन्ट्स हैं, एरियल फॉन्ट या दूसरा फॉन्ट, यानी कि हमें एक एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे पूरे डॉक्यूमेंट का, उसके अंदर कितने भी पेजेस हों वो पूरी फाइल पे अप्लाई हो जाएगा। पैराग्राफ के स्पेसिंग्स कम करना है, ज़्यादा करना है, डबल कर दिया तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं स्पेसिंग। इफेक्ट्स हैं, ये भी कलरफुल इफेक्ट्स हैं, यहाँ से इफेक्ट्स चेंज हो जाएंगे। और सर पैराग्राफ स्पेसिंग स्पेसिफिक भी हो सकते हैं ना, कोई भी पैरा उठा लिया उसकी स्पेसिंग। वो हमने यहाँ से किया था, होम में जाके पैराग्राफ इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आएगा स्पेसिंग बिफोर आफ्टर। उसमें बट सर उससे भी अवेलेबल है वो वाले से? नहीं, वहाँ पे नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे प्री डिफाइन सी है, कस्टम में है, कस्टम में है, लेकिन ये पर्टिकुलर के लिए नहीं, पूरे पैराग्राफ के लिए होगा ये। अच्छा, अगर इंडिविजुअल के लिए करना है तो फिर होम में जाके पैराग्राफ में जाएंगे, ये पर्टिकुलर के लिए जिसको हमने सेलेक्ट किया है। डिज़ाइन में अगला ऑप्शन है वाटरमार्क। वाटरमार्क का यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है कि हमने एक लेटर लिखा हुआ है और उसके ऊपर हम कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कोई सैम्पल है, क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो वो सैम्पल लिखा आता है या यूनिवर्सिटी का नाम लिखा आता है, तो उस तरह से हम लिख सकते हैं। तो लिख के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने वाटरमार्क पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ पहले से ही बने बनाए हैं ऑप्शंस, जैसे मैंने कर दिया कॉन्फिडेंशियल, तो ये कॉन्फिडेंशियल बहुत लाइट कलर दिखा रहा है और हर पेज के बैकग्राउंड में ये अप्लाई हो जाएगा वाटरमार्क, ये इस तरह से कॉन्फिडेंशियल लिखा रहा है। बहुत लाइट ही होता है ये, डार्क नहीं होता, लेकिन हाँ इसमें हमारे पास ऑप्शन है कस्टमाइज करने के लिए। कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, यहाँ से डार्क करेंगे तो वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट के लिए ही होता है वैसे तो, ऑफ कर देंगे तो और भी ज़्यादा डार्क आ जाएगा, इसको ट्रांसपेरेंट करना है।
डायगनल या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में हो, हॉरिजॉन्टल शेप है, डायगनल में डायगनल शेप है। कलर कोई डिफरेंट लेना है तो यहाँ से डिफरेंट ले सकते हैं। टेक्स्ट कुछ और लिखना है कॉन्फिडेंशियल के अलावा, अपना नाम लिखना है क्रिएटेड बाय करके, या अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। वाटरमार्क अगर हमें नहीं चाहिए तो रिमूव वाटरमार्क करेंगे, हर पेज से हट जाएगा। लगाएंगे तो हर पेज पे अप्लाई होगा, हटाएंगे तो भी हर पेज से ही हटेगा। क्लियर है? जी सर। नेक्स्ट ऑप्शन पेज कलर है। पेज कलर का मतलब जो हमारा व्हाइट कलर का पेज है इसको हम कलरफुल कर सकते हैं। पेज का भी पूरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको कलरफुल कर सकते हैं, डार्क कलर, लाइट कलर, कोई सा भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज बॉर्डर, हमने टेक्स्ट का बॉर्डर लगाया था, पेज का भी बॉर्डर है, पेज का भी हमने लगाया ही था। यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा होल डॉक्यूमेंट पे एक बॉर्डर बन के आ जाएगा। यहाँ से हमने पेज बॉर्डर के आर्ट्स भी देखी थी, अलग अलग ऑप्शंस थे, किसी पे भी क्लिक किया। हाँ सर। और यहाँ से हमने कलर भी डिफरेंट लिया तो वो बॉर्डर पेज का चारों तरफ आ गया। हटाना है तो पेज बॉर्डर पे जाके नन पे क्लिक करेंगे तो नन से वो बॉर्डर हट जाएगा। पेज कलर और नो कलर, तो पेज का कलर भी हट गया। यहीं पे ऑप्शन लगाने के लिए और हटाने का भी यही सही है। नेक्स्ट ऑप्शन लेआउट का आता है। लेआउट के अंदर फर्स्ट ग्रुप है पेज सेटअप, यानी कि ये नॉर्मली पेज की सेटिंग्स के लिए है। पेज की सेटिंग हम तब करते हैं जब हमें प्रिंट निकालना हो, अधिकतर प्रिंट के लिए ही है। तो सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन का मतलब है कि जो हमारा पेज है, मैं बिल्कुल ऊपर करता हूँ, यहाँ से शुरू हो रहा है टेक्स्ट, लेकिन पेज हमारा थोड़ा ऊपर से शुरू हो रहा है। इतना गैप क्यों है? ये हमारा मार्जिन का एरिया है, चाहे वो लेफ्ट साइड का गैप हो, चाहे टॉप का हो, राइट का हो, उसी तरह से बॉटम, चारों साइड से पेज का गैप आता है। लेकिन मुझे इन गैप्स को, इन मार्जिन एरिया को कम करना है, तो मार्जिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है इस टाइम पे ये नॉर्मल है, लेकिन नैरो कर देंगे तो ये 0.5 का हो जाएगा। जो नॉर्मल था वो 1 इंच लिखा हुआ है, अब हमने 0.5 कर दिया है तो यहाँ से ये 0.5 हो गया है, कम स्पेस हो गया है। स्पेस को यहाँ से बढ़ाना या कम कर सकते हैं, और इसमें कस्टमाइज भी है। कस्टमाइज का मतलब हम अपनी मर्जी से खुद से ऑप्शन दे सकते हैं कि टॉप का ज़्यादा आए या कम आए। तो चारों ऑप्शंस हैं, चारों साइड्स हैं, किसी पे भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन का मतलब होता है, नॉर्मली जैसे फ़ोन है, फ़ोन को हम रोटेट भी करते हैं तो वो जो उसकी हाइट है वो कम हो जाती है, विड्थ बढ़ जाती है रोटेट करने पे। जो हम नॉर्मल फ़ोन को देखते हैं तो उसमें हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है। इसी तरह से पेज को भी हम रोटेट कर सकते हैं। अगर हमें विड्थ ज़्यादा चाहिए पेज का, अगर हम नॉर्मल देखेंगे तो हाइट ज़्यादा होती है, लेकिन हमें विड्थ ज़्यादा करनी है, यानी कि उसको रोटेट करना है पेज को, तो उस चीज़ को यहाँ पे ओरिएंटेशन बोला जाता है। ओरिएंटेशन यहाँ पे प्रीव्यू में भी दिखा रहा है, ये पोर्ट्रेट है जिसमें हाइट ज़्यादा है। अगर इसी पेज को हम 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो वो बन जाएगा लैंडस्केप। तो लैंडस्केप पे क्लिक करते ही ये हमारा पेज बन गया। ऐसा करते हैं, इसको प्रीव्यू देखते हैं। फाइल में गए, प्रिंट, प्रिंट में यहाँ पे उस पेज को फिट करके दिखा रहा है स्क्रीन पे। ये हमारा एक पेज है। दूसरा पेज, यानी कि इसकी विड्थ बढ़ गई है, हाइट कम हो गई है। जो पेज की विड्थ थी वो हाइट बन गई है, जो हाइट थी वो विड्थ बन गई है, क्योंकि वो रोटेट हो चुका है। तो ओरिएंटेशन यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे पेज का, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। पेज का जो हम प्रिंट निकाल रहे हैं उसका साइज कितना होगा वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो डिफॉल्ट साइज होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो A4 साइज है। A4 साइज के बाद A3 साइज का यहाँ पे डायमेंशंस भी लिखे हैं। ये 11.69 इंचेस बाय 16 पॉइंट। बोलो सर आपका फिर से कट हो गया था सर, वो मिस हो गया थोड़ा सा। ओरिएंटेशन देख लिया था सर। हाँ सर, ओरिएंटेशन हो गया था सर, लैंडस्केप पोर्ट्रेट वाला। अब साइज का है पेज का, अगर हमें साइज चेंज करना है तो यहाँ से हम साइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है पेज का वो A4 होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन अगर हमें इसका साइज बड़ा करना है, नॉर्मली ये जो साइज है ये प्रिंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। अगर हमें बड़े पेज पे प्रिंट निकालना है तो उसके लिए हमारे पास A3 का साइज है। हर पेज के
नेम भी होते हैं। A4 साइज यहाँ पे गिवन है कि A4 साइज ये होता है, A3 साइज ये है, A5 साइज, अलग अलग साइजेज हैं। ये अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं, कहीं लीगल लॉ में यूज हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो जो भी पेज का आपका साइज है यहाँ से आप ले सकते हो। और मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे हम कस्टम साइज मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा साइज चाहिए हमें, वो आप हाइट, विड्थ और हाइट दे सकते हो। ठीक है सर। न्यूज़पेपर में जब हम न्यूज़ देखते हैं तो वहाँ पे न्यूज़ कॉलम्स में होती है, ऐसा नहीं कि पूरा लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं और उस न्यूज़ को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पेज दिख रहा है ये पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक टेक्स्ट हमारा आ रहा है, ये पैराग्राफ कंटिन्यूशन में है। लेकिन मुझे इसको करना है कॉलम्स में डिवाइड, तो मैं क्या करता हूँ, पूरे पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पूरे पेज को सिलेक्ट करने के लिए मैंने सिलेक्ट करा कंट्रोल ए शॉर्टकट है सिलेक्ट ऑल का, और यहाँ पे ऑप्शन लिखा है कॉलम्स। तो कॉलम्स का मतलब यहाँ पे प्रीव्यू में भी दिखा रहा है 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ऑप्शन है 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, कितने कॉलम्स में आपको डिवाइड करना है। तो मैं 3 लेता हूँ, तो वही इंफॉर्मेशन हमारी 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गई है। मैंने पूरा सेलेक्ट किया था तो हर पेज का 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। इसको मैं अंडू करता हूँ यहाँ से, वापस वो 1 कॉलम में हो जाएगा। मुझे सिर्फ इन 2 पैराग्राफ को ही डिवाइड करना है, तो इस बार मैंने सिर्फ 2 कॉलम सेलेक्ट करे, 2 पैराग्राफ सेलेक्ट करे, कॉलम्स में गए और 3, तो सिर्फ यही 3 कॉलम्स में डिवाइड हुआ है, बाकी सब नॉर्मल एक कॉलम के अंदर ही है। तो इस तरह से हम कॉलम का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ। एक फ्रेश फाइल लेते हैं, न्यू फाइल। अभी मेरे को इसमें टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, मुझे लिखना है 3 कॉलम्स में लिखना है। तो मैं जाऊंगा लेआउट के अंदर, कॉलम्स में 3 को सिलेक्ट करूंगा। ऊपर ये रूलर होता है, इसको रूलर बोलते हैं, जिसमें पेज की नंबरिंग दिखाता है। यहाँ से यहाँ तक का दिखा रहा है कि ये मार्जिन है। यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कॉलम्स के अंदर ही आएगा, नीचे नीचे आएगा। बस इतना सही लिखना है मुझे फर्स्ट कॉलम में। अब मुझे सेकंड कॉलम पे लिखना है, लेकिन मैं क्लिक करूंगा तो वो सेकंड कॉलम पे नहीं जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे नेक्स्ट ऑप्शन लेना है ब्रेक। ब्रेक पे क्लिक करके यहाँ पे पेज ब्रेक भी है पहला ऑप्शन, यानी कि वो दूसरे पेज पे शिफ्ट करेगा, पेजेस एक पेज से दूसरे पेज पे। और यहाँ पे कॉलम का भी है, तो कॉलम क्या करेगा, एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे जा सकते हैं हम। तो इसी को मैंने सेलेक्ट करा, सीधा दूसरे कॉलम पे आ गए। अब यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं। सेम वे थर्ड कॉलम पे मुझे क्लिक करूंगा तो वो कर्सर नहीं आएगा। वो कब आएगा कर्सर, जब ये पूरा कॉलम फिल हो जाएगा। लेकिन मुझे पहले ही लिखना है फिल करने से पहले, तो उसके लिए क्या करना होगा, ब्रेक कॉलम। तो वो थर्ड कॉलम पे आ जाएगा कर्सर। अब हम इसमें भी कुछ लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ब्रेक? ठीक है सर। यहाँ पे मैंने कितनी लाइंस लिखी हुई हैं, उन सारी लाइंस के आगे नंबरिंग देनी है। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है लाइन नंबर। कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे तो हर लाइन के आगे नंबरिंग दिखाएगा। क्लियर है? कंटिन्यूस के बाद रीस्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कॉलम्स में भी रीस्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसी के कंटिन्यूशन में आ रहा है। लेकिन मुझे अगर रीस्टार्ट करना है ईच पेज, तो ये तो पेज वाइज सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन सेक्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो इसमें सेक्शंस नहीं है, सेक्शंस नहीं है इसमें। कॉलम्स में तो वो कंटिन्यूशन में ही आएगा। लेकिन अगर हमें मल्टीपल पेजेस हैं, जैसे कि हम पुरानी वाली फाइल ही लेते हैं, इसमें मैं पेज नंबरिंग लगा के देखता हूँ, लाइन नंबरिंग लगा के देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा रीस्टार्ट ईच पेज, तो यहाँ पे 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, इस बार यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक 30 तक आया, 30 के बाद दोबारा से 1। और अगर हम कंटिन्यूस पे कर देंगे तो वो फिर कंटिन्यूएशन में ही चलेगा। 30 के बाद अगले पेज पे 31 से शुरू है। लाइन नंबर नहीं चाहिए तो नन, हट जाएगा। वो हर एक लाइन पे सर जो है वो एक नंबरिंग अलग अलग कर रहा है, बिल्कुल जी। हाँ। अगला है ऑप्शन हमारा हाइफनेशन। हाइफनेशन होता है बड़े टेक्स्ट को डिवाइड कर देगा, कि जैसे हमारा कई बार यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो इसके बाद हमने क्या लिखा है, एक वर्ड लिखा हुआ है। क्या ये ब्रेक हो सकता है? अगर ये ब्रेक हो सकता है तो ये क्या करेगा, आधा वर्ड को ऊपर आधा वर्ड नीचे आ जाएगा और बीच में हाइफन। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा और साइज बढ़ाता हूँ, टेक्स्ट साइज, जिससे कि हमारा साइज बढ़ जाएगा और गैप ज़्यादा आएगा।
तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप मुझे लग रहा है कि अब ज़्यादा आया हुआ है। और अब मैं इसमें करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, चलो देखते हैं। और लेआउट में जाएंगे, हाइफनेशन पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में जैसे ही यहाँ पे हम करेंगे तो अगर वो खुद ही से देखेगा कि यहाँ पर स्पेस है, इसमें मुझे मार्जिन थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं। एक्चुअली इसमें ना जो लिखा हुआ है वो टेक्स्ट, जो वर्ड्स हैं वो बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे वर्ड्स ही है। लेकिन अगर बड़े वर्ड्स होते तो वो बिल्कुल उनको क्या करता, ब्रेक कर देता। और साइज बढ़ा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है एनोदर, एनोदर को इसने डिवाइड किया है, ठीक है। तो जो भी वर्ड्स होंगे यहाँ पे भी कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड को डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से वो हाइफनेशन हमारे पेज पे लगाएगा। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे हाइफनेशन को तो वो हाइफन नहीं आएंगे, वो जो थे पूरे के पूरे वर्ड्स आएंगे, ब्रेक नहीं होंगे। तो ब्रेक करना है या नहीं वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने इस पैराग्राफ पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे लिखा है इंडेंट लेफ्ट। लेफ्ट मतलब, लेफ्ट इंडेंट मतलब होता है स्पेसिंग, तो यहाँ से वो स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। और अगर राइट से देना है स्पेस तो राइट से भी वो स्पेस बढ़ता जाएगा। तो ये इंडेंटेशन स्पेसिंग के लिए है। यहाँ पे भी वही सेम ऑप्शन आ गया जो हमने अभी देखा था, पैराग्राफ के बीच का स्पेस। पैराग्राफ के बाद में स्पेस देना है या पहले, आफ्टर या बिफोर, दोनों ऑप्शन है। तो जिस पैराग्राफ पे हम क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के बिफोर या आफ्टर में वो टेक्स्ट स्पेसिंग आएगी। सर ये तो एक और वो जो हमने जब टेबल बनाई थी सेल्स में, वहां पर भी शायद हमने देखा था ना सर ऑप्शन स्पेसिंग का। स्पेसिंग का उसमें भी ऑप्शन है, टेबल में भी है और पैराग्राफ में भी है, हाँ, ठीक है दोनों ठीक। जगह। एक पर न्यू, सर वहाँ पे एक चीज था कि वो जो टेबल में था वो सिर्फ ये बोल रहा था कि अगर आपको विद इन टेबल करना है तो वहाँ पे आपके शायद सेल्स में आपके बॉर्डर ऑलरेडी क्रिएटेड होनी चाहिए। हाँ 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 बिल्कुल। ठीक। इंसर्ट के अंदर यहाँ पे हम शेप्स बनाते हैं कुछ, तो ये हमने शेप्स पढ़ा ही था। यहाँ पे मैंने एक शेप बनाई, और बनाते हैं दो तीन शेप्स, अलग अलग शेप्स बनाई, यहाँ पे क्रिएट कर दी। एक ये वाली शेप हो गई, एक और बना लेते हैं, इंसर्ट शेप और रेक्टेंगल। तीन शेप्स बन चुकी हैं। किसको आगे करना है, किसको पीछे करना है, तो वो हम इसका ऑर्डर बदल सकते हैं लेआउट के अंदर ही। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैक। अभी हमने किस पे सिलेक्ट किया हुआ है, ये रेक्टेंगल पे किया है जो कि सबसे आगे है, लेकिन मुझे इसको करना है पीछे। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ एक स्टेप पीछे या सबसे ही पीछे हो गया है ये। तो इस तरह से हम उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हैं। पोजीशन वही है, टेक्स्ट अगर हमने रैप करना है टेक्स्ट के साथ कि इसकी प्लेस करना है ऑब्जेक्ट, ये सब हमने पहले भी किया था। यहाँ पे भी ऑप्शन है लेआउट के अंदर, सेम हाँ लेआउट के सर अंदर वही भी कि वो फिगर जो है उसको विद इन करते जाना है एक या दूसरे के, तो अंदर अंदर आगे ऐसे। पीछे कर सकते हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। हाँ वही सेम सारे से। ऑप्शंस ये दोबारा से रिपीट हो रखे हैं। तो यहाँ पे भी हाँ ऑप्शन है, वहाँ पे ठीक। भी थे। अलाइनमेंट्स भी हमने देखा था। अलाइनमेंट्स का मतलब है कि इन दो ऑब्जेक्ट को ही सेलेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल। इन दोनों का अलाइनमेंट ऊपर से मुझे स्ट्रेट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ही, टॉप करेंगे तो वो ऊपर से स्ट्रेट हो जाएगा। ग्रुप का मतलब जोड़ना है, दोनों ग्रुप हो जाएंगे, एक को मूव करेंगे तो दूसरा भी वहीं साथ में मूव होगा। रोटेट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने इसी को सिलेक्ट किया और इसको रोटेट कर देंगे 90 डिग्री, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दिया, तो उसका भी ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है सर। रेफरेंस में आते हैं हम, और यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब ये वो ऑप्शन हो गए जो हम मैं बता रहा था तुम्हें कि हर बुक के शुरू में होता है इंडेक्स। तो अगर हमारा कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और उसके शुरू में हमें इंडेक्स लगाना है तो हम लगा सकते हैं। जैसे कि ये हमारा 31 पेजेस दिखा रहा है, यहाँ पे 31 पेजेस हैं, और इस डॉक्यूमेंट में हमने हेडिंग्स कहाँ कहाँ बना रखी हैं वो मुझे देखना होगा। या मैं हेडिंग क्या कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट लिख दिया हेडिंग का नाम, और इसको मैंने सेलेक्ट करके हेडिंग क्रिएट कर दिया। जो भी हमारी हेडिंग होगी वो ही हमारी टेबल ऑफ कंटेंट में आएगी। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब है जो बुक के शुरू में होता है कंटेंट।
ये कंटेंट पेज वाइज होता है। पेज वाइज मतलब जो पहले पेज पे हेडिंग है वो सबसे पहले में आएगी, जो बाद में हेडिंग है वो बाद में आएगी। तो ऐसा करते हैं, बिल्कुल फर्स्ट पेज पे जाते हैं और फर्स्ट पेज के स्टार्टिंग में मैं कर्सर रख रहा हूँ और मुझे करना है एक ब्लैंक पेज इंसर्ट। तो बट फर्स्ट सर ये टेबल ऑफ डिफरेंस में हम लोग हाइपरलिंक्स भी तो ऐड कर सकते हैं ना? हाइपरलिंक करोगे तो एक एक करके ऐड करना होगा, वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। और यहाँ से करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सारी हेडिंग्स को एक ही बार में सेलेक्ट कर देगा। ठीक है। तो ब्लैंक पेज मैंने लिया, फर्स्ट पेज मेरा खाली आ चुका है। यहाँ पर यहाँ पर ही मुझे क्या करना है, अपना कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करना है। रेफरेंस टेबल ऑफ कंटेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक लेआउट्स बने हुए हैं अलग अलग तरीके। तो मैं फर्स्ट पे ही क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैंने देखा तो यहाँ पर वीडियो 1 पेज नंबर 2, ये एक हमारी दूसरी हेडिंग थी, उसका पेज दिखा रहा है। ये एक और हेडिंग, जो भी हेडिंग थी उसका पेज नंबर यहाँ पे शो करता जा रहा है। अगर मुझे देखना है कि ये वाली हेडिंग कहाँ लिखी है तो कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल दबाया और क्लिक करा, उस पेज पे ये रीडायरेक्ट कर देगा हमें कि कहाँ पर ये हेडिंग थी। तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है जो कि शो करेगा कि ये हेडिंग इस पेज पे है। तीन ठीक है चार सर। चार हेडिंग ही दिखा रहा है। ऐसा करते हैं, एक और हेडिंग मैंने नीचे बना ली, यहाँ पे सेव टाइम लिखा हुआ है, सेव टाइम ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके इसको भी मैंने हेडिंग बना दिया है। सेव टाइम हमारी हेडिंग बन चुकी है जो कि 27 लाइन नंबर पे है, पेज नंबर पे है। मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 27 पेज नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा। क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है अपडेट टेबल का, या फिर रेफरेंस में भी है अपडेट टेबल। क्लिक करेंगे, अपडेट एंटायर टेबल, ओके। तो वो 27 पेज वाला सेव टाइम वाला भी हेडिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो बाद में अगर हमने कोई चेंजेस किया तो उसको भी हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है सर। इंसर्ट फुटनोट, फुटनोट सर होता वो है एड टेक्स्ट में क्या था ऊपर? एड टेक्स्ट इंक्लूड द करंट हेडिंग इन द टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब ये जो हेडिंग्स हैं उसको इंक्लूड कर देगा हमारी टेबल के अंदर ही। जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें कुछ ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ पे हमने अच्छा, लिखा। मतलब जैसे मेन हेडिंग है उसके नीचे सब हाँ, कुछ जैसे वो मैंने बना इसको दो। सिलेक्ट करा और इसको ऐड पे क्लिक करा और इसको कर दिया मैंने लेवल 1, 2 या 3, ऐसा करते हैं 1 ही करते हैं। तो इसको भी 1 ऐड हो गया। वीडियो लिखा है, ये कौन से पेज पे, थर्ड पेज पे। थर्ड पेज पे वीडियो यहाँ पे अभी नहीं लिखा आ रहा, सेकंड पेज की आ रही है, थर्ड पेज पे नहीं आ रही, तो इसको अपडेट कर देंगे एंटायर टेबल। तो थर्ड पेज वाली वीडियो भी आ गई है, तो हमने ऐड टेक्स्ट करा उसको। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन है। इंसर्ट फुटनोट होता है वर्ड मीनिंग के लिए। तो ऐसा करते हैं, कोई भी एक वर्ड देखते हैं। किसी भी वर्ड का मीनिंग देखना है। सेव का मीनिंग देखते हैं। तो सेव पे मैंने कर्सर रख रखा है और रिव्यू में जाएंगे और थ्रेशर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा सेव का मीनिंग यहाँ पर है, बट एक्सेप्ट सेव का मीनिंग कुछ अलग ही दिखा रहा है। कीप बैक, कीप हो गया, सेव को रखना है तो सेव करके, प्रोटेक्ट करना, सेव का मतलब प्रोटेक्ट भी होता है। तो यहाँ पे हमने कई सारे मीनिंग्स देख रखे हैं अलग अलग सेंटेंस के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग अब लिखते हैं। कई बुक्स में भी देखा होगा तुमने कि उस वर्ड का मीनिंग लिखा होता है उस पेज के नीचे। तो ये हमारा फोर्थ पेज है। सेव पे मैंने कर्सर रख रखा है बिल्कुल सेव के बाद में, और रेफरेंस में जा रहे हैं, फुट नोट पे क्लिक कर रहे हैं, इंसर्ट फुट नोट, ये फुट नोट है। और यहाँ पर नीचे उसी पेज के नीचे 1 नंबर लिख के लिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे उसका मीनिंग लिख देता हूँ प्रोटेक्ट। वर्ड मीनिंग लिख दिया मैंने। वो वर्ड कहाँ पर था, वो वर्ड यहाँ पे था सेव। जैसे ही मैं कर्सर यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे मीनिंग दिखाएगा। तो इस तरह से हम फुटनोट लिख सकते हैं, जो कि पेज के नीचे आएगा, कर्सर रखेंगे तो भी दिखाएगा और पेज के नीचे जाएंगे तो भी वो शो करता है यहाँ और पे। सर ये फुटनोट को एक्सेस करने के लिए भी डबल क्लिक करना पड़ेगा? नहीं, क्लिक से नहीं हो रहा है, इसमें बस होवर से ही है। कर्सर रखेंगे तो वो वर्ड मीनिंग दिखा देगा। नहीं, जैसे सर नीचे हमने उसका वो मीनिंग लिखा, तो ऐसे नहीं, मल्टीपल मीनिंग ऐड कर सकते हैं? मल्टीपल मीनिंग ऐड कर सकते हैं, वो इसी में ही ऐड करना होगा, यहाँ पे कॉमा करके
सेव का मतलब एक और था, बैकअप के लिए होता है कि कर लो या बैकअप कर लो। तो इस तरह से हम मल्टीपल मीनिंग्स लिख सकते हैं। तो जो भी मीनिंग लिखेंगे वो सारे ही शो करेगा। यहाँ पे कर्सर रखा और वो सारे शो करेगा। नहीं सर, जैसे हमने जहाँ पे वो जो नीचे मीनिंग लिख रहे हैं उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या सिंगल क्लिक या डबल क्लिक करते हैं? नीचे नहीं जा पाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, बस यहीं से दिखा रहा है ना नहीं वो। नहीं नहीं नहीं, जहाँ हम ऐड करते जा रहे हैं इसके लिए मीनिंग नीचे पेज के हाँ, एंड में। ऐड करने के लिए एक बार फिर से देख लो। जैसे डॉक्यूमेंट का मीनिंग हमें देखना है तो पहले देख लेते हैं रिव्यू में जाके थ्रेशर्स। डॉक्यूमेंट का मतलब है डीड, सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड हम लिखते हैं वहाँ पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कर्सर रखा डॉक्यूमेंट के लास्ट में, रेफरेंस, इंसर्ट फुटनोट, और ये 2 करके आ गया। नंबरिंग अपने आप चेंज होती जाएगी। और डॉक्यूमेंट का मतलब था रिकॉर्ड, तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड लिख दिया। यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कर्सर होवर करेंगे तो वो शो करेगा, रीडायरेक्ट नहीं करेगा वो उस पे, वो हाइपरलिंक का काम है लेके जाना। नहीं नहीं, जैसे सर ये जो हम रिकॉर्ड लिख रहे हैं, प्रोटेक्ट लिख रहे हैं, ये एक बार हमने जैसे पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक करा तो ये बंद हो जाएगा वो पेज, फिर इसको वापस क्लिक करने के लिए डबल क्लिक होगा। कहीं और क्लिक करेंगे बंद हो गया, होवर करेंगे फिर से आ जाएगा। ठीक है, ये भी सर कमेंट जैसा ही है जो हमने ऐड करे थे। हाँ, कमेंट की तरह ही हुआ ये। होवर पे एक तरह से कमेंट की तरह शो करेगा। ठीक है सर। और प्रिंटिंग में भी ये नीचे आएगा, जो पेज के बिल्कुल एंड में। अगर हमें वर्ड मीनिंग लिखना है बिल्कुल एंड नोट, एंड नोट होता है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे चूज का कोई मीनिंग देखते हैं, फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे रिव्यू थ्रेशर्स। पहले आप देख लो, चूज मतलब डिसाइड होता है कि आपने कोई डिसाइड करना है। तो उसका मीनिंग मुझे लिखना है इस बार एंड नोड में। तो रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट एंड नोड, और ये एंड नोड मतलब पूरे पेज के लास्ट में आ रहा है, 32 पेज पे पहुंच गए और यहाँ पे 1 करके लिखा आ रहा है। और यहाँ पे चूज का मतलब हो गया डिसाइड। और वापस वहीं पे जाएंगे कि हमने वो कहाँ लिखा हुआ था, तो वो तो हमें सर्च करना होगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर हम यहाँ से देख सकते हैं। ये फुट नोट दिखा रहा है और यहाँ पे आता है नेक्स्ट एंड नोट। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे हमने नेक्स्ट एंड नोट लिखा था। और प्रीवियस एंड नोट पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे चूज करके और दिखा रहा है कि डिसाइड हमने इसका मीनिंग लिखा है। तो यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से एंड नोड या फुट नोड लिखे हुए हैं, वो उस पर नहीं रीडायरेक्ट सर, करके ये लेके एंड जाएगा। मुझे समझ नहीं आया थोड़ा सा। एंड नोड एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, फुट नोट एंड ऑफ द पेज। तो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में हमने कैसे करा है सर? क्लिक करना है, इंसर्ट एंड नोड, वो हमें नीचे लेके जाएगा। यहाँ पे उसका मीनिंग लिखो बस। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। तो इस तरह से हम मीनिंग लिख सकते हैं। साइटेशंस, बिब्लियोग्राफी, ये नॉर्मली बुक्स के लिए यूज होता है कि आपने ये बुक लिख रहे हो, ये इसका ऑथर कौन है, क्या क्या आपने इसको रेफर किया है, इस बुक को लिखने के लिए कहाँ से आपने रेफरेंस लिया है, तो वो बिब्लियोग्राफी वगैरह होता है। तो ये नॉर्मली पब्लिशर्स वगैरह यूज करते हैं। और इसके लिए हमें डेटा भी चाहिए होता है कि ऑथर कौन है, वो सारी चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। तो ये वाला पोर्शन हम स्किप कर रहे हैं, इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है रोल। इन और सर जो अभी तक हमने जितने भी ऑप्शन पढ़े हैं वो भी अधिकतर आई गेस बुक ही बनाने के काम बुक्स आते हैं। बनाने के लिए है, क्योंकि देखो वर्ड जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मल्टीपर्पज़ के लिए है। टाइपिंग के लिए भी है, बुक के लिए भी है। तो आपका पर्पस क्या है वो आपको सेलेक्ट करने होंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ही ऑप्शन एक जगह यूज हो। कुछ ऑप्शन कुछ जगह होते हैं, कुछ ऑप्शंस कुछ जगह पे होते ठीक है सर। हैं। रेफरेंस के अंदर कैप्शन, कैप्शन नॉर्मली होता है फिगर्स के लिए, यहाँ पे दिखा भी रहा है, एक फिगर लेंगे। बुक्स वगैरह में भी हम देखते हैं कोई एक इमेज लगी हुई है और उसके नीचे लिखा होता है फिगर 1 और उसका नाम लिखा होता है, फिगर 2 और उसका नाम लिखा होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट लिखता हूँ, 20 पैराग्राफ्स। 20 पैराग्राफ्स हो गए और बीच बीच में मुझे कुछ इंसर्ट करनी है इमेजेस। यहाँ पे मैंने क्लिक करा इंसर्ट पिक्चर, और पिक्चर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी और इसका मैंने रीसाइज कर दिया। फिर से एक और पिक्चर लेते हैं, यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर, और इस बार ये वाली जेलीफिश, और इसको भी छोटा कर लेते हैं।
ठीक है, तो दो मैंने इमेजेस ली हुई हैं, दो इमेजेस ली हुई हैं और इसको मुझे क्या करना है, नाम लिखना है इसके नीचे। तो मैं कहाँ जाऊँगा, रेफरेंस, इंसर्ट कैप्शन, और यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर 1 अपने आप लिखा आ जाएगा, और यहाँ पे मुझे बस उसका नाम लिखना है, डेजर्ट लिखा मैंने और ओके कर दिया। तो फिगर 1 अपने आप लिखा आया, डेजर्ट हमें सेलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करेंगे, इस फिगर का नाम देना है, इंसर्ट कैप्शन, फिगर 2 अपने आप आ जाएगा, नंबरिंग अपने आप आ रही है, बस हमें उसका नाम देना है, जेलीफिश। ओके किया तो ये नाम लिखा आ जाएगा। बस ये जैसे हम पेज नंबरिंग लिख रहे थे तो वो पेज को ऑटोमेटिक नंबरिंग कर रहा था, ये इमेज को नंबरिंग कर रहा है। यहाँ पे अगर हमने 1 और 2 के बीच में एक इमेज इंसर्ट करी, यहाँ पे इंसर्ट करी एक इमेज, और ये फ्लावर की, इसका साइज ऐसे रहने देते हैं। अब मैंने भी इसका नाम फिर से लिखा रेफरेंस में जाके, इंसर्ट कैप्शन, तो क्या होगा, 1 और 2 के बीच में इंसर्ट किया है तो यहाँ पे ये 2 आ गया, फ्लावर वाली इमेज 2 हो गई है, और जो जेलीफिश वाली थी वो अपने आप नंबरिंग चेंज हो गई 3 पे। पहले ये 2 थी लेकिन हमने एक और इंसर्ट करी तो अपने आप नंबरिंग चेंज हो गई। तो ये फायदा होता है इंसर्ट कैप्शन से इमेज का नाम लिखने के लिए। ठीक है सर। ठीक है, अगर उस जैसे हमने, और सर ये साइटेशन वाला पार्ट हमने छोड़ दिया ना? हाँ साइटेशन, जैसे हमने वैसे था साइटेशन। ये छोड़ दो, जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था उसी तरह से हम इमेज का भी कंटेंट बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, इस पे क्लिक किया ओके, तो जहाँ पे सारी इमेजेस दिखा रहा है, फिगर 1 डेजर्ट, फिगर 2 फिगर 3, और यहाँ पे हाइपरलिंक भी है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे डेजर्ट 1 पे लेके जाएगा, 2 पे क्लिक करेंगे तो वो फ्लावर वाली पे लेके जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, ये इसमें हाइपरलिंक मिलती है हमें। ये इसमें हाइपरलिंक भी है, और इमेजेस का नाम इसने इंडेक्स की तरह क्रिएट कर दिया। हाँ ठीक है। क्रॉस रेफरेंस सेम वही है कि वो लेके जाएगा इमेजेस के नाम पे, जैसे हमने हेडिंग्स के लिए किया था, क्रॉस रेफरेंस यहाँ पे हम इमेजेस पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिगर लिखा हुआ है, फिगर पे क्लिक करेंगे तो वो सारी इमेजेस फिगर शो कर रहा है, और उसको हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब हाइपरलिंक की तरह। मार्क एंट्री, यहाँ पे जो हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था, ये वो कंटेंट होता है जो बुक के शुरू में होता है। टेबल ऑफ कंटेंट बुक के एंड में भी होता है, जो कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होता है। टेबल ऑफ कंटेंट पेज नंबरिंग वाइज होता है, और इंडेक्स, इसको इंडेक्स बोलते हैं, इसको टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट पेज वाइज, इंडेक्स अल्फाबेटिकली वाइज। तो मुझे अगर इंडेक्स बनाना है जैसे, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, कुछ वर्ड्स को मार्क करना होगा। तो सेलेक्ट करा मैंने, मार्क एंट्री, मार्क कर दिया, ये मार्क हो गई एंट्री, क्लोज कर दो। कुछ और करनी है मार्क, फिर से सेलेक्ट करके मार्क। मल्टीपल वर्ड्स को मुझे सेलेक्ट करना होगा और मार्क करना होगा, सेलेक्ट एंड मार्क, सेलेक्ट एंड मार्क। तो यहाँ पे हम कई वर्ड्स को मार्क करते जाएंगे। एक और कर लेते हैं, रीडिंग को सिलेक्ट करा, मार्क। बहुत सारे वर्ड्स मैंने सिलेक्ट कर लिए, मार्क कर लिया। जब मैं मार्क करूंगा तो इस तरह से ये शो करता है। ये क्या है, हिडन कैरेक्टर्स, जो कि हमने होम टैब में देखा था, ये वाला ऑप्शन। ये हिडन कैरेक्टर्स शो कर रहा है, लेकिन मुझे ये हिडन कैरेक्टर्स शो नहीं करना है, मैंने इसको ऑफ कर दिया है। अब जो इंडेक्स था हमारा, वो हमारा कहाँ बनेगा, लास्ट पे बनेगा। तो मैंने कर्सर लास्ट में ही रख रखा है, बिल्कुल एंड ऑफ द पेज पे। रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ पे लिखा है इंसर्ट इंडेक्स, इंडेक्स पे क्लिक करते ही प्रीव्यू दिखा रहा है, इस तरह से बनाना है हमने। ठीक है, राइट अलाइन करोगे तो राइट साइड में आएगी पेज की नंबरिंग, और ओके कर दिया। यहाँ पे कॉलम्स भी पूछ रहा है कि 2 कॉलम्स में जनरली होता है, लेकिन अगर हमें एक में ही चाहिए तो एक सेलेक्ट कर सकते हैं, या डिफॉल्ट ही रखते हैं इसको 2। ओके करते ही यहाँ पे वो सारे जो मार्क करी थी हमने एंट्रीज, वो सारी एंट्रीज यहाँ पे दिखा रहा है, किस वाइज, अल्फाबेटिकली ऑर्डर वाइज, सी डी फिर पी आर बी। जिस पे भी क्लिक करेंगे। सर टेबल ऑफ कंटेंट और मार्क एंट्री के एक बार डिफरेंस और बता दीजिए। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब है जो बुक के शुरू में होता है पेज वाइज, और इंडेक्स होता है जो कि बुक के एंड में आता है अल्फाबेटिकली वाइज। जो ए से शुरू हो रहा है वर्ड वो पहले आएगा।
और जो यहाँ पे एंट्री करी है 1112 ये इंडेक्स पेज नंबर है। इंडेक्स क्रिएट करने के लिए हमें पहले मार्क करनी होगी एंट्री की कौन कौन से वर्ड्स को हमें इंडेक्स में शो करना है। जैसे कि यहाँ पे ये 5 वर्ड्स हैं। साइड में नंबर दिया हुआ है हाँ, जो जैसे मैंने स्टॉप पे क्लिक करा, स्टॉप को मुझे इस इंडेक्स में लेके आना है कि ये कहाँ पर है इस पे। तो रेफरेंस में जाएंगे और इसको मार्क कर देंगे, मार्क एंट्री मार्क। तो ये मार्क एंट्री हो चुकी है और इसको हिडन को ऑफ कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब मुझे इस इंडेक्स को क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट पे क्लिक करते ही वो स्टॉप वाला हेडिंग भी यहाँ पे आ गया। स्टॉप वाली हेडिंग कहाँ है, वीडियो से पहले, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली वाइज है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। साइटेशन फिर से ये वही वाला ऑप्शन है। ये नॉर्मली बुक्स के लिए होता है, जैसे ऑथर वगैरह कौन है इस बुक का, वो सारी चीज़ें लिखनी है तो साइटेशन का यूज़ करते हैं हम। लेकिन ये वाला भी हम इग्नोर कर रहे हैं, साइटेशन वाला पार्ट। इतना क्लियर है। बाकी सारा रेफरेंस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, एंड नोट, इंसर्ट कैप्शन और इंसर्ट इंडेक्स। हाँ सर। ठीक है। एक न्यू फाइल लेते हैं और अब हम पढ़ रहे हैं मेलिंग ऑप्शन। मेलिंग यूज होता है मेल मर्ज के लिए। मेल मर्ज का मतलब है कि हमारे पास एक लेटर है और हम उसको डिफरेंट पर्सन्स को सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं मेल मर्ज, मेलिंग। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले एक लेटर लिखना होगा। यहाँ पे मैंने लिखा टू, किसको भेज रहे हैं, मल्टीपल यूजर्स को भेज रहे हैं, तो यहाँ पे कई जनों के नाम आएंगे, तो वो मैंने स्किप करा है। वो मैं लिखूंगा इस ऑप्शन से। जो मैटर होता है वो कॉमन रहता है हर पर्सन के लिए, तो वो कॉमन जो मैटर है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे सब्जेक्ट के लिए वो लिखा मैंने कुछ इनविटेशन फॉर पार्टी, और यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, और यहाँ पे कुछ भी लिखा कि सिंपल लिख देते हैं, ऑल आर इनवाइटेड इन द पार्टी ऑन कमिंग संडे। तो इस तरह से हमने कुछ भी एक लेटर लिखा और फिर अपना नाम लिख देंगे फ्रॉम करके, और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे कि भाई जो भी हमारा कॉल कर रहे हैं हम, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल देंगे। तो मैटर तो हमारा कॉमन हो जाएगा, लेकिन जिसको भेज रहे हैं जिस पर्सन को, वो हमें लिखने हैं मेलिंग ऑप्शन से। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हमें लेटर लिखना है, और इसमें भी वही कह रहा है फर्स्ट स्टेप में क्रिएट। तो क्रिएट हमारा ये हो चुका है फर्स्ट स्टेप वाला। सेकंड में कह रहा है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज में हमें लेटर को ही सिलेक्ट करना है, हमारा ये लेटर ही है। फिर यहाँ पर ऑप्शन है सेलेक्ट रिसिप्टेंट्स। रिसिप्टेंट मतलब जिनको भेजना है उनका नाम क्या क्या है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि आप उस लिस्ट को टाइप करना चाहते हो या आपने पहले से ही टाइप करके रखे हुए हैं, तो उस लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ। टाइप करने के बाद ये मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है कि उनका टाइटल क्या है। जैसे मिस्टर होता है, मिस्टर मिसेज, इस तरह से अगर हमें लिखना है तो यहाँ पे पर्सन 1 लिख दिया मैंने, पर्सन 1 इस तरह से लिख दिया, और उसका नाम फर्स्ट नेम लास्ट नेम। कंपनी का नाम लिखना चाहते हो तो कंपनी का नाम लिखो, नहीं लिखना चाहते हो तो उसको स्किप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ और उसका नाम लिख रहा हूँ। एक एंट्री मैंने फिल कर दी है। अब न्यू एंट्री। न्यू एंट्री के बाद मैंने यहाँ पे लिखा मिसेज, और यहाँ पे लिख दिया पर्सन टू, और इसका भी फ़ोन नंबर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। फिर से न्यू एंट्री, और यहाँ पे एक और नाम मिस लिख देते हैं इस बार, पर्सन 3, और यहाँ पे भी इसका फ़ोन नंबर। ठीक है, तो 3 ही नाम हम रखते हैं, और जितने भी हम नाम लिखना चाहते हैं वो लिखने के बाद ओके कर देंगे। ओके करते ही ये कह रहा है कि वो जो नाम है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया पर्सन लिस्ट के नाम से। तो ये वो फाइल हमारी सेव भी हो गई। सेव का मतलब है कि अगर हमें अब दोबारा से वो उन पर्सन्स को कुछ सेंड करना है लेटर, तो हमें बार बार वो नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, तो ये मेरा लेटर था, मैंने टाइप कर दिया था रिसिपेंट्स को, तो वो हो चुका है हमारा। यहाँ से वो पार्ट हट गया था, फिर से मैं क्या करूँगा, उसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट नहीं हुआ था, वो टाइप तो हमने कर दिया था, तो अब मैं दोबारा टाइप नहीं करूँगा, यूज़ करूँगा एग्जिस्टिंग लिस्ट को, एग्जिस्टिंग लिस्ट, और वो नाम पर्सन लिस्ट में था। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करते ही ये ऑप्शंस हाईलाइट हो जाएंगे। हाईलाइट होने पे ये कह रहा है कि एडिट करना चाहते हो उस लिस्ट को, तो एडिट कर सकते हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या क्या लिखा था हमने, और उसको एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमारा वो नाम ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधा करना है इंसर्ट मर्ज फील्ड। इंसर्ट मर्ज फील्ड का मतलब है वो नाम जो हमने दिए थे वो इस फाइल में लेके आना है। तो इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे, हमने क्या क्या लिखा था वो सिलेक्ट करो। टाइटल लिखा था और फर्स्ट नेम लिखा था, और नीचे मैंने एंटर करा, और फिर यहाँ पे मैंने फ़ोन ले लिया। यही 3 ऑप्शंस मैंने लिखे थे यहाँ पे। ये भी स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सीधा लास्ट वाला स्टेप करना है, फिनिश एंड मर्ज। अभी हमारा पेज कितने हैं, एक ही पेज है, 1 of 1। लेकिन जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा, ऑल सेलेक्ट करना है, ओके। ओके करते ही यहाँ पे लिखा आ गया 1 of 3, यानी कि 3 रिकॉर्ड्स थे, 3 पेजेस हो गए। पहले पेज पे पहला रिकॉर्ड, नीचे जाके देखेंगे तो दूसरे पेज पे दूसरा रिकॉर्ड आ गया, और तीसरे पेज पे तीसरा रिकॉर्ड आ गया। लेटर वही है, नाम अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे, इनका प्रिंट, उसने बना दिया अलग अलग। हाँ, अब इनका प्रिंट निकालेंगे, और उसको फिर ये, जैसे ऑफिस है तो मतलब या तो हम उसको हैंड वाइज ही देंगे, या फिर इनका पोस्ट करके स्टेपल करके कुछ भी ऐसा करके और उनको सेंड कर देंगे। तो यही फायदा है इसका कि हमें बार बार कॉपी पेस्ट भी नहीं करना पड़ रहा है, ये अपने आप ही उस चीज़ को रिपीट कर देगा। तो चीज़ों को कई बार रिपीट करना होता है, तो ये इजी कर देता है हमारा काम। क्लियर है ये ऑप्शन मेलिंग का? हाँ सर। तो इसमें कुछ और भी था, जैसे कुछ कुछ रह गया, जैसे हाईलाइट मर्ज फील्ड, क्या था? हाइलाइट्स मतलब वही होगा ऑप्शन की, वही उसको हाईलाइट करेगा वो। एड्रेस बुक्स, एड्रेस का है, या एड्रेस ब्लॉक करना है, कुछ ग्रीटिंग लाइंस कुछ लिखनी है, हाय हेलो करके। और सिर्फ ये वाला चेक फॉर एरर, फाइंड रेसिपिएंट, ये सब, अच्छा ये फाइंड वाला वैसे ही है। फाइंड करेगा, ढूंढना है। क्योंकि ये क्या होता है कि जब ऑफिस में अगर हम देखते हैं तो एक दो रिकॉर्ड नहीं, वहाँ पे 100 ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। अब हो सकता है 100 ऑफ रिकॉर्ड्स में से पर्टिकुलर पर्सन को नहीं भेजना, या पर्टिकुलर को ही भेजना है जिनका डेजिग्नेशन ये है, तो उनके लिए हम उनको फाइंड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है सर। और ये वाला जो है ग्रीटिंग लाइन वाला जो है, देख लेते हैं एक बार, इसको हटाते हैं फाइल को, तो वो हम हाँ हटाएंगे तो वो प्रीवियस फाइल पे ही पहुंच जाएंगे। तो ये ग्रीटिंग लाइन अच्छा। हाईलाइट हो रही है, और यहाँ पे ये लिखा आ रहा है, जैसे डियर वगैरह लिखा आ रहा है, टू डियर, तो इसमें कुछ आप डियर। लाइन अपने हिसाब से भी कस्टम भी कर सकते हैं, और इनके द्वारा जो दी गई है वो भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। कस्टम, हाँ कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, एक ग्रीटिंग लाइन यहाँ पे आ गई। और एड्रेस ब्लॉक जो है वो इसके साथ ही आ जाएगा, टू और सब के बीच का जो ये पोर्शन है पूरा उसमें ही ऐड हो जाएगा। ठीक बिल्कुल। है सर। क्लियर हो गया इतना? हाँ सर। ठीक है। रिव्यू के अंदर ऑप्शन आता है सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर का। स्पेलिंग एंड ग्रामर मतलब यहाँ पे अगर हमने कोई वर्ड की मिस्टेक कर रखी है, तो वो क्या बताता है हमें, अंडरलाइन करके बताता है कि ये वर्ड्स गलत है। उनको करेक्ट करना है तो रिव्यू में जाएंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर, यहाँ पे वो सारी स्पेलिंग शो करेगा। ये वर्ड को हाईलाइट कर रहा है कि ये गलत है, और यहाँ पे सजेशंस दिखा रहा है। इनमें से हमें सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा सही है। इस पर क्लिक करेंगे और चेंज पे कर देंगे। फिर से ये वाला ऑप्शन गलत है, ये कह रहा है कि इनमें से आप सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करेंगे खुद से और चेंज कर देंगे, और कोई एरर नहीं है। तो इस तरह से हम स्पेलिंग को और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर हमने कुछ लिखी है तो वो करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी सर। हाँ, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी दिखा रहा है F7, या तो यहाँ पे क्लिक करो या F7 दबा दो।
थ्रेशर्स हमने कर लिया था वर्ड मीनिंग के लिए। हाँ वर्ड काउंट, हमारे पेज के अंदर कितने वर्ड्स हैं। क्या होता है कि जैसे हम कुछ स्कूल का असाइनमेंट बना रहे हैं जिसमें कि एक वर्ड लिमिट है कि आपको 500 वर्ड्स के अंदर ही ये आंसर कंप्लीट करना है। तो आप 500 वर्ड्स कैसे काउंट कर लोगे, वो आप वर्ड में लिख लो, वर्ड में लिखो और आप उसको क्लिक कर दो इसको, तो ये बता देगा कि आपने जो वर्ड्स टेक्स्ट टाइप किया है उस फाइल जो आपने लिखी है उसके अंदर कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ, लाइंस, सब कुछ काउंट करके स्टैटिस्टिक्स दे रहा है पूरे डॉक्यूमेंट की। क्लियर है? हाँ जी सर। स्मार्ट लुकअप हम नहीं करेंगे, ये छोड़ देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट मतलब लैंग्वेज के लिए है ये, जैसे हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, तो सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ लाइंस को, टेक्स्ट को, और इसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, पूरे फाइल को ट्रांसलेट करना है या सिर्फ सिलेक्टेड टेक्स्ट को, सिर्फ सिलेक्टेड टेक्स्ट को ही कर लेते हैं। ओके करा टू ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ये कह रहा है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम इंग्लिश, इसने डिटेक्ट कर लिया कि ये जो टेक्स्ट है ये इंग्लिश में है, हाँ इंग्लिश में ही है, लेकिन अगर दूसरी भाषा में लिखा होता तो हमें यहाँ पे वो वाली लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती जो हमने यहाँ पे लिखी है। तो मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है और इसको किस में करनी है, हिंदी में। हिंदी के अलावा भी कई सारे ऑप्शंस हैं, इस बार हिंदी मैंने सेलेक्ट करा और ये वाला जो ग्रीन एरो है इस पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के लिए पूछ रहा है, यस कर देते हैं। कुछ और नहीं है। डॉक्यूमेंट विल सेंड ओवर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। योर डॉक्यूमेंट विल बी ट्रांसलेटेड, सीन ब्राउजर कैन नॉट फाइंड इट। नहीं, यहाँ पे मना कर रहा है कि ये ऑप्शन यहाँ से ट्रांसलेट नहीं हो रहा है किसी वजह से, या तो कोई इसमें ऑप्शन मिसिंग है, इंस्टॉल नहीं है यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिसिंग है, मिसिंग है और वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है। चलो फिर तुम ये देखना अपने कंप्यूटर में, तुम्हारे कंप्यूटर में भी हो जाए, क्योंकि इस वाले में वो स्टेप मिसिंग है, इंस्टॉलेशन का कुछ सर इसमें प्रॉब्लम एक ऑप्शन और था सर, मिनी ट्रांसलेटर वाला, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसलेटर टू कोई सी भी भाषा में करते हैं, देखते हैं कुछ करेगा कि नहीं करेगा। इसमें क्या सर वर्ड होता है सेलेक्ट? पॉज ऑन वर्ड्स और सिलेक्टेड पैराग्राफ फॉर क्विक ट्रांसलेशन, मतलब वही है कि सिलेक्टेड पैराग्राफ पे कर रहा है। तो ये यहाँ पर तो नहीं हो रहा, तो तुम देखना एक बार, या देख लो एक बार करके अभी हो रहा है कि नहीं। तो वो ये है कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन में प्रॉब्लम है, तो कोई नहीं, ठीक है, तुम्हारा हो गया है, बढ़िया। अगला अभी लैंग्वेज ही है, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, मतलब कोई भी हमने जो टेक्स्ट लिखा है उसको कन्वर्ट करना है दूसरी लैंग्वेज में, तो वो भी ये लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन ये ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो हमने ये देख ही लिया था ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट का मतलब हम कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश टू एनी अदर लैंग्वेज। हाँ सर। अगला ऑप्शन कमेंट है, कमेंट का मतलब वही जो हमने अभी किया था, यहाँ पे भी ऑप्शन है, और लेआउट के अंदर कहाँ पर था, इंसर्ट में, इंसर्ट में भी कमेंट का अंदर ऑप्शन है, वही ऑप्शन हमारा रिपीट हो रहा है। यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, डिलीट भी कर सकते हैं कमेंट को, प्रीवियस, नेक्स्ट, या उस कमेंट को शो भी कर सकते हैं, शो या हाइड। ट्रैक चेंजेस का मतलब है कि चेंजेस जो हमने करे हैं वो हम पता लगा सकते हैं कि हमने क्या चेंजेस करे हैं। जैसे कि मैं इसको फाइल को सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ, और इसका नाम मैंने फाइल का फिगर 1 के नाम से ही सेव किया। सपोज मैंने ये फाइल सेव कर दी है और किसी और को सेंड कर दी, उसने ये फाइल खोली और इसमें कुछ चेंजेस कर दिए, तो जो चेंजेस करे हैं मुझे तो नहीं पता चल पाएंगे, तो मैं क्या करूँगा कि उसको सेव करने से पहले मैं यहाँ पे ट्रैक चेंजेस को ऑन कर दूंगा। ये ट्रैक चेंजेस ऑन है,
इससे क्या होगा, ट्रैक मतलब पता लगाना, चेंजेस मतलब बदलना, जो हमने बदला है वो पता चल जाएगा कि क्या बदला है। तो हाँ सर। ट्रैक चेंजेस ऑन है, और मैंने मतलब जो भी चेंज करना चाहता है उसने चेंज करा कि भाई पावरफुल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इस वर्ड को डिलीट करा मैंने और यहाँ पे कुछ और लिख दिया, वीडियो प्रोवाइड यूजफुल वे लिख दिया मैंने, यूजफुल वे टू हेल्प, ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से और भी मल्टीपल चेंजेस मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्लोज करा मैंने, सेव कर दिया। अब मुझे जिस पर्सन को देनी है ये फाइल, मैंने किसी और पर्सन को दे दी और उसने ओपन करी। अब उसने जब ओपन करी तो उसको यहाँ पे रेड इंडिकेटर दिखेगा, इसका मतलब है कि इस लाइन में कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं, वो फिर से रिव्यू में जाएगा और शो मार्कअप पे क्लिक करेगा। यहाँ पे तो शो हो ही रहा है। अच्छा, रिव्यू पैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा रिव्यू में कि यहाँ पर किस पर्सन ने डिलीट करा है, वो उसका नाम भी आएगा। तो उसने कराया है डिलीट पावरफुल को और इंसर्ट कर दिया यूजफुल, तो यहाँ पे दिख ही रहा है हमें। अब ये जो चेंजेस उसने करे हैं, मेरा मेरा चॉइस है कि मैं इसको रखना चाहता हूँ या इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इस चेंजेस को। तो उसके लिए हमारे पास दोनों ऑप्शन है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। अगर मैं एक्सेप्ट करूँगा तो ये यूजफुल दिखा रहा है, ये रेड कलर में, एक्सेप्ट करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो गया है। एक्सेप्ट का मतलब यूजफुल, ठीक है। एक बार अंडू करते हैं, इस बार ये फिर से रेड कलर में दिखा रहा है। अगर मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया तो ये जो चेंजेस थे वो रिजेक्ट हो गए और वो डिलीट ही हो गया, वो वाला वर्ड। मतलब उसने वो शो ही, मतलब वो डिलीट ही कर दिया, वो जो चेंजेस किए थे उसने वो डिलीट कर दिया। मतलब हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि वो जो चेंजेस हुए हैं उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करना का मतलब हो गया एक तरह से अंडू का काम, कि वो जो उसने चेंजेस किए थे वो हट जाएंगे, और एक्सेप्ट का मतलब हो गया कि वो जो चेंजेस थे वो वापस रहेंगे। तो ये सर तो ऑप्शन, जैसे ये वाले जो ऑप्शन है, ये क्या मतलब अगर हम करेंगे तो प्रोवाइड होगा, या फिर हम इनको लॉक भी कर सकते हैं कि ये आपको ऑप्शन नहीं है ये करने का? लॉक के लिए अलग ऑप्शन है, वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये क्या है, ट्रैक चेंजेस है। मतलब जो चेंजेस करे हैं वो हमें पता चले, दूसरा चेंजेस अच्छा। कर सके और हमें पता चल जाए, उसके लिए होते हैं ट्रैक चेंजेस। तो ट्रैक चेंजेस अपने आप नहीं लगेंगे, हमको ही लगाने पड़ेंगे ना सर? हाँ, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। हाँ, ठीक है कोई भी सर। ऑन कर सकता है, जो चेंज कर रहा है वो भी कर सकता है और हम भी उसको चेंज करके सेंड कर सकते हैं। इसमें कोई सिक्योरिटी ठीक के है। लिए नहीं है, इसमें बस ये है कि दूसरा पर्सन को पता चले क्या चेंजेस हुए। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन जो तुम सिक्योरिटी का कह रहे हो वो ये वाला ऑप्शन है, रिस्ट्रिक्ट वाला, रिस्ट्रिक्टिंग अच्छा। एडिटिंग। इस फाइल को मैंने सेव कर रखा है और मैं चाहता हूँ कि ये फाइल रिस्ट्रिक्ट हो जाए, कोई उसको एडिट ना कर सके, यानी कि रीड ओनली बन जाए। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन। फॉर्मेटिंग मतलब कलर भी नहीं चेंज कर पाएगा वो, कलर साइज फॉन्ट वगैरह, और एडिटिंग को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने। और यहाँ पे दिखा रहा है नो चेंजेस रीड ओनली, ये फाइल हमारी रीड ओनली हो जाएगी। और थर्ड स्टेप में कह रहा है कि यस पे आपको क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि पासवर्ड देना होगा, इसमें पासवर्ड का ऑप्शन है। तो पासवर्ड कुछ भी दो, मैं वन ही कुछ भी लिख देते हैं। तो मैंने री एंटर करा सेम पासवर्ड 2 टाइम्स और ये हमारा रिस्ट्रिक्ट हो चुका है एडिटिंग का। सपोज मैंने इसको क्लोज कर दिया और दूसरे बंदे ने इसको ओपन कर लिया, तो जब वो ओपन करेगा तो ये वो जो फाइल है ये उसको रीड ओनली मोड में ओपन होगी। यहाँ पे ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड आ रहे हैं, ऑप्शंस आ ही नहीं रहे हैं ज़्यादा एडिटिंग करने के। और मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँगा, सेलेक्ट करा, कुछ लिखना चाहूँगा तो एकदम हमें ऑप्शन आ जाएगा रिस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग, कि जो एडिटिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आपको एडिट करना है तो आपको इसको स्टॉप करना होगा प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन पे स्टॉप करने के लिए ये पूछ रहा है पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड पता है तो ही आप चेंजेस कर सकते हैं इसमें, वरना नहीं कर सकते। तो मुझे अगर हटाना है पासवर्ड तो मुझे पता होना चाहिए कि पासवर्ड क्या था। ओके करेंगे तो पासवर्ड हट चुका है और अब मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ से ये वाला ऑप्शन होता है लेआउट का, ये लेआउट रीडिंग मोड लेआउट में है अभी। अगर हम प्रिंट लेआउट में चले जाएंगे तो वो वापस नॉर्मल में आ जाएगा। तो ये वाला जो रिव्यू में ऑप्शन था रिस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग का, ये है
कि फाइल हम रीड ओनली कर देंगे, वो चेंजेस ही नहीं हो पाएगी। ट्रैक चेंजेस का सर वो मतलब लेआउट वाला ऑप्शन नीचे आपको कहाँ मिला? लेआउट का व्यू में है, व्यू में भी है ऑप्शन, रीडिंग लेआउट, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ये 3। नहीं, जब जैसे रीड ओनली में हमारे पास ऑप्शन था, वहां से हमने हाँ, कैसे देखा? नीचे भी ऑप्शन है, यहाँ पे रीड लेआउट, रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट, वही ऑप्शंस यहाँ पे भी हैं व्यू के अंदर। ये क्या ठीक है? है सर। रीड मोड नॉर्मली वो होता है जिसमें हम ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिखाता, सिर्फ रीड करना चाहते हैं टेक्स्ट को, हम ऑप्शंस ज़्यादा नहीं लिखना चाहते, तो रीड मोड पे करो। प्रिंट लेआउट उनके लिए होता है जिन्हें इस पेज का प्रिंट भी निकालना है और ऑप्शंस ज़्यादा चाहिए, तो वो प्रिंट लेआउट है। वेब लेआउट मतलब वेबसाइट की तरह दिखाएगा। जैसे वेबसाइट में क्या होता है, पेज नहीं होते, जब हम बहुत बड़ी वेबसाइट देखते हैं तो उसको स्क्रॉल करते रहते हैं, कहीं पे ये नहीं दिखाता कि आपका एक पेज खत्म हो गया, आप दूसरे पेज पे आ गए हो, पेज वाइज नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है पेज 1 ऑफ 4। तो वेब लेआउट पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अब पेज नंबरिंग बिल्कुल हट गई है, पूरी फुल स्क्रीन हो चुकी है हमारी लेआउट, और यहाँ पे हम स्क्रॉल करते जाएंगे, वो चलता जाएगा कंटिन्यूएशन फॉर्म में, तो वेबसाइट पे होता है। वेबसाइट हाँ का हाँ, लुक देता है। तो ये 3 ऑप्शंस ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमारे। तो ठीक है सर। रिव्यू में आते हैं। रिव्यू में हमने क्या करा, ट्रैक चेंजेस पता हाँ लगाने के लिए था, वो सामने वाला चेंज कर पाएगा और हमें पता चल जाएगा। दूसरा ऑप्शन था रिस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग। रिस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग मतलब रीड ओनली हो जाएगी, दूसरा पढ़ सकता है फाइल, चेंजेस ही नहीं कर सकता। और तीसरा ऑप्शन है पासवर्ड लगाने के लिए, कि वो फाइल ओपन ही नहीं कर सकता। तो वो तीसरा पासवर्ड कैसे लगाएंगे वो भी देखते हैं। जब मैं फाइल सेव करता हूँ, या जब हम यहाँ पे जाते हैं फाइल के अंदर, फाइल पे ऑप्शन लिखा हुआ है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट मतलब पासवर्ड लगाना, इस पे हमने क्लिक करा और यहाँ पे लिखा हुआ है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इस पे क्लिक करना है, पासवर्ड देना है, यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दो, ओके करो। री एंटर के लिए कह रहा है सेम पासवर्ड दोबारा, पासवर्ड लग चुका है, और यहाँ पे कह रहा है अ पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट, क्लोज कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो अब अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो आप इस फाइल को ओपन नहीं कर सकते। क्लिक करेंगे, पासवर्ड मांग रहा है, गलत पासवर्ड देंगे तो ये कहेगा कि द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, फाइल ओपन नहीं हो पाएगी। पासवर्ड सही देंगे तो वो फाइल हमारी तभी ओपन होगी। तो ये पासवर्ड है कि आप, कोई थर्ड पर्सन इसको ओपन ही नहीं कर सकता, देख ही नहीं सकता। तो ये 3 ओपन तरह ही के नहीं। पासवर्ड हैं, 3 तरह के पासवर्ड हम लगा सकते हैं, ट्रैक चेंजेस, रिस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग और फाइल ओपन ही नहीं होगी, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट अभी भी लगा हुआ है, अगर मुझे डिलीट करना है तो पहले मुझे फाइल को ओपन करना होगा, ओपन करने के बाद फाइल में जाएंगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे, और इस डॉट्स को हटा देंगे, ये करेक्टर है जो हमने पासवर्ड दिया था, ओके करेंगे, क्लोज करेंगे तो पासवर्ड हट चुका है। अब अगर कोई ओपन करेगा इस फाइल को तो बिना पासवर्ड के ओपन हो जाएगी, क्योंकि हमने पासवर्ड डिलीट कर दिया था। क्लियर हुआ इतना? हाँ सर। ठीक है जी, तो इतना ही रखते हैं आज। व्यू के ठीक है सर। ऑप्शंस हमारे रह चुके हैं कुछ, अगली क्लास में हम व्यू हाँ के ऑप्शंस देखेंगे। ठीक है सर। ठीक है जी। सर एक चीज और सर, जो आज की क्लास में जितना हमने करा है सर, आप उसको जितना मेरे को